बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद रहेंगे वीरेंद्र जी। अगले 1.5 घंटे जो मार्केट पर हम डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से फिर से निफ्टी फिसला। करीब आप देखिए ऊपरी स्तरों से 100 अंक से ज़्यादा की यहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी भी 100 अंक से ज़्यादा गिरकर अब कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स में भी थोड़ी नरमी है, लेकिन स्मॉल कैप कल भी हम देख रहे थे, स्मॉल कैप में बढ़ोतरी थी, अच्छी तेज़ी थी और आज भी यहाँ पर करीब आधा फीसदी की तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन अब इन लेवल्स पे मार्केट पे क्या अप्रोच होगी, जिस तरीके से आज वॉलेटाइल हुआ है मार्केट, क्या करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच होगी, सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी हल्की नरमी के साथ 26,150 के करीब। रिलायंस, सन फार्मा, इंफोसिस और ICICI बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी कमजोर, मिड कैप भी नीचे। डिफेंस और मेटल शेयर में सबसे ज्यादा रौनक। दोनों इंडिसेस करीब 0.5% ऊपर। कॉपर कीमतों में तेजी से 5% दौड़ा हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर का भाव हुआ। साथ ही चुनिंदा ऑटो, रियल्टी और NBFC में मजबूती कायम, लेकिन IT और एनर्जी स्पेस में आज गिरावट का रुख कायम। कैस्ट्रॉल ग्लोबल में 65% हिस्सेदारी बेचेगी ब्रिटिश पेट्रोलियम। 90,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर होगी डील। भारतीय यूनिट कैस्ट्रॉल इंडिया में भी बिकेगा हिस्सा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर ऐलान के बाद 7% ज्यादा दौड़ा कैस्ट्रॉल इंडिया। ब्लॉक डील के बाद करीब 14% दौड़ा VIP इंडस्ट्रीज का भाव। शेयर 26% इक्विटी ने बदले हाथ। लार्ज टेक की कुल वैल्यू करीब 1250 करोड़ रुपए। कंपनी के चेयरमैन दिलीप पिरामल बोले हिस्सा बेचने की प्रक्रिया हुई पूरी, नया मैनेजमेंट करेगा अच्छा काम। सोने में रिकॉर्ड तेजी से गोल्ड। फाइनेंस शेयरों में जोरदार उछाल। मणिपुरम फाइनेंस करीब 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। उधर मुथुट भी लाइफ हाई पर पहुंचा। साथ ही चांदी में रिकॉर्ड तोड़ रैली से चला हिंदुस्तान जिंक का शेयर। स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। और ये कार्यक्रम आप मेरे और श्रेया के साथ देखेंगे। और न जाने क्यों लग रहा है कि आज निफ्टी ने श्रेया के लिबास जो है उसको कहीं ना कहीं उसका कलर जो है वो मैच करने की कोशिश की है ना श्रेया? ऑलमोस्ट मैं डे लो, बट हाँ उसी रेंज में जिसकी बात की गई थी। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मैं सोच रही थी 2 रंग थे बाजार के पास, क्योंकि क्रिसमस में ग्रीन भी होता है और रेड भी होता है, लेकिन लग रहा है बाजार लाल की तरफ बाजार का ज्यादा झुकाव फिलहाल। वैसे आपकी टाई के साथ भी मैच कर रहा है बाजार। मैं सिर्फ अपने परिधान पर ये बोझ नहीं लूंगी। खैर सर, मार्केट आज जैसा कि आपने बताया हाई साइड से थोड़ा फिसला है। बैंक निफ्टी पे ज्यादा प्रेशर। इनफैक्ट हम सोच रहे थे बैंक निफ्टी में जब RBI की जो लिक्विडिटी बूस्ट का डोज मिला है उसमें कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हाई साइड से थोड़ा फिसला। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी है, क्या वो कारण है? कैसे लग रहे हैं लेवल्स पर अब मार्केट आपको, निफ्टी, बैंक निफ्टी? देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग श्रेया, मेरे को उम्मीद नहीं थी बाजार चलने की आज, यकीन मानिए। मैं आपको सुबह से समझा रहा हूँ और आई थिंक इट्स थर्ड टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेम कॉन्सेप्ट और सेम फैक्ट्स। आप चलते चलते कहाँ से आए? आप चलते चलते 25,715 से आए। आपने क्या गेन किया? 26,000, 26,100, 26,200, 25,800, 25,900। आपने बहुत लंबा सफर तय किया। कल आपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन क्या किया? 26,200 के पुट राइटर्स और 26,100 के पुट राइटर्स और 26,200 के कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट थी। सेम केस था आज, सेम केस था। और मैंने इसीलिए कहा था कल 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रैजेक्टरी ऐसी है और इस सेशन की प्लेसमेंट ऐसी है, और क्योंकि इस सेशन की प्लेसमेंट के इर्द गिर्द कुछ चीज़ें हैं वो निफ्टी को भी चलने नहीं देंगी बहुत। आज एक ट्रेडिंग सेशन, कल छुट्टी, फिर एक दिन आएंगे हम, फिर एक दिन के ट्रेड के बाद अगले दिन फिर एक्सपायरी है। सो फ्रेंकली स्पीकिंग दिस एंटायर सेटअप, पूरा का पूरा सेटअप फेवर कर रहा था ऑप्शन राइटर्स को। सुबह का जरा लेवल लेके आइए सुबह प्लीज स्क्रीन पर। क्या कहा था मैंने?
नहीं बाइसेक्ट करना अब मुश्किल होगा। क्या था वो? इट वॉज 26212 एंड 247। निफ्टी का इंट्राडे हाई देखिए 237, नहीं पार हुआ। ऑप्शन राइटर्स थे वहां पे, ऑप्शन राइटर्स थे, और क्या नहीं टूटा? लेके आइए प्लीज बेसमेंट। जब हम फर्स्ट रेजिस्टेंस पे एक रिवर्सल लेंगे, कोलैप्स होंगे, तो क्या लो रहेगा? 26134। लो क्या है? 139। लो क्या है? 139। तो हम उस रेंज के ना ऊपर गए ना रेंज के बाहर गए। और क्यों? जरा प्लीज ऑप्शन राइटर्स लेके आइए। मैंने कहा था ना सुबह भी, ज़्यादा रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन मत रखिए इस बाजार में, स्पेशली इफ यू आर ए इंडेक्स ट्रेडर। इस रेंज डोमिनेटेड इंडेक्स को, ऑप्शन राइटर्स द्वारा डोमिनेटेड इंडेक्स को बहुत दूर आप ये मत सोचिए कि जाएगा। एक बार लेके आइए इस वक्त के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स जो हमने 12 बजे देखे थे। लुक एट 26200, ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वाइज शेयर लगभग 2 करोड़ का हो चुका है। एंड सेम इज द केस विद पुट। 26,100 की पुट 90 लाख का, और 26,000 की पुट का 1.5 करोड़, यानी करीब 2.5 करोड़ पुट खड़ी है यहाँ पर। यानी निफ्टी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए अभी। क्लोजिंग के वक्त अगर कोई उलटफेर हो जाए, जिसकी मुझे पर्सनली गुंजाइश काफ़ी कम नजर आती है, और 212247 बाइसेक्ट हो जाए तो कुछ सेटअप चेंज होगा। अदरवाइज शेयर इट्स बेटर नॉट टू फोकस ऑन निफ्टी एज ऑफ नाउ। अभी हम ऑप्शन राइटर्स को स्पेस दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी हम शुक्रवार और मंडे तक, अगर वॉल स्ट्रीट पे या फिर ग्लोबल मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली ना हो, तो हम इन ऑप्शन राइटर्स को स्पेस देंगे। वी विल स्टे इन दिस रेंज कॉल्ड 26,200 ऑन द हायर साइड और 26,100 ऑन द लोअर साइड। शेयर बिल्कुल वीरेंद्र जी, और अभी भी मैं देख रही थी लेवल्स जो आपने सुबह बताए, उसी रेंज में 26,139 का लो लगाया है, 26,134 का आपने बताया था बेस, वहीं पर अटका है। और हाई साइड पे भी जो आपने बताया 26,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से पार करने में दिक्कत आ रही है निफ्टी को। फिलहाल अभी ये लेवल्स जो बताए गए हैं, इसी रेंज में घूमेगा बाजार। उसके बाद अगर वो ब्रीच करता है तो फिर नए लेवल्स क्या ओपन होते हैं उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन बैंक निफ्टी, वीरेंद्र जी, बैंक निफ्टी से क्या आपको उम्मीद थी इसी तरह की परफॉर्मेंस की, जैसा कि आप बात कर रहे हैं? 124 अंक नीचे है डेज लो पर भी बैंक निफ्टी, यहाँ पर क्या व्यू? देखिए, जो वो सुबह डॉक्टर साहब वो पिरामिड्स लिखे आइएगा सुबह के, जब अगर पड़े होंगे तो वो 59,500 का कॉल आइटर, मैंने आपसे सुबह भी समझाया था, और कि ये कॉल आइटर इसने बहुत स्ट्रांगली ग्रिप ले रखी है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब अगर आप देखें तो था वो, उसका करीब 24 लाख पहुंच चुका था। इस जोन को शेयर पार करना बहुत मुश्किल था। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, वेदर यू आर लॉन्ग और पोस्ट ओपनिंग इफ यू बाय, प्लीज कन्वर्ट ऑल योर पोजिशंस और ट्रेड्स इन कैश क्लोजर टू RS1। लिखे आइए जरा सुबह, जब हम मंच पे थे भी उस वक्त हमने 428 पार किया, लेकिन क्या नहीं पार किया? 477। क्या नहीं पार किया? RS1 का क्लस्टर। देखिए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो कमिटेड है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर डे ट्रेडर के लिए लॉजिक नहीं था। 59,428, 553, इस जोन में जाके आप सिंक हो जाएंगे। हो गए। कोई अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पर अचंभा नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इस वक्त एक लीडरशिप क्राइसिस है। ना निफ्टी बैंक में HDFC बैंक, ना ICICI बैंक, इक्का दुक्का दिन छोटे 5-7 रुपए के स्विंग आ रहे हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन ऐसे में इंडेक्स का चलना बहुत मुश्किल है। आज खबरें बैंक निफ्टी के लिए अच्छी थी, बट मैं फिर कह रहा हूँ लीडरशिप क्राइसिस है। तो अब जरा स्टैट्स लिखे आइए। और देखिए, एक और चीज़ थी कि हम कहाँ बाय करेंगे बैंक निफ्टी को। हम कोशिश करेंगे क्लोजर टू बेस 1 विच इज़ पुट राइटर जोन 59,200, 59,100, 59,000, और वहीं पे आपका 10-20 डे में आता है। देखिए, अब अगर आप 59,500 की कॉल का OI देखिए, 10 लाख उस कॉल राइटर का कन्विक्शन देखिए आप श्रेया, ऑलमोस्ट 10 लाख कॉल बिकी है, आउटस्टैंडिंग OI करीब 25 लाख है। दैट्स ह्यूज एंड क्लियरली रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि ये ऑप्शन राइटर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेकर बैठा है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो नहीं मानता कि एक्सपायरी तक आप ये जोन क्लस्टर को पार करेंगे। एंड लुक एट 59,200, 59,000 की पुट 15, यानी कितना हो गया? लगभग 21 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक ने क्लियरली डिफाइन कर दिया, जनाब आप छुट्टी बनाइए और आप हमें यहाँ रहने दीजिए। हम अभी यहाँ से कहीं जाने के मूड में नहीं है, ना नीचे ना ऊपर। कल तक जो पार्टी आपने एंजॉय करी ठीक है, बट दिस सेशन और फ्राइडे माइट दिस विल बिलोंग टू ऑप्शन राइटर्स। श्रेया, ओवर टू यू और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और क्रम।
बिल्कुल, लेवल्स हमने समझ लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाजार अब थोड़ा हाई साइड से फिसला है, तो कौन से स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं, कहाँ ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, वो काउंटर से डिस्कस करते हैं। बैकफुट पर कुछ फार्मा स्टॉक्स अगर आपको नजर आएंगे, देखिए डॉक्टर रेड्डीज 1.5% टूट गया, सन फार्मा 1% ज़्यादा की गिरावट। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन हम चर्चा भी कर रहे थे सुबह सुबह, काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा था, कल के सेशन में भी 2% की गिरावट यहाँ पर आई है। और IT पैक तो आज बैकफुट पर है ही, तो विप्रो में भी देखिए 1.5% के करीब करीब मुनाफा वसूली। वायदा बाजार से अगर आप देखें तो HFCL नजर आएगा, साइंट अगेन कोफोर्ज IT स्पेस है, और बंधन बैंक भी 2% के करीब करीब यहाँ पे गिरता हुआ 2.5%। कोफोर्ज टूट गया, साइंट भी 2% की गिरावट झेल रहा है। लेकिन स्टॉक्स में बाइंग ट्रेंड कल पिक किया था हमारे पैनल के द्वारा, और इनफैक्ट ट्रेंड पिछले कुछ सत्रों से कोशिश भी कर रहा है। गेनर्स में शुमार आज 2.5% की तेजी के साथ। श्रीराम फाइनेंस लगातार उस डील के बाद चलता ही जा रहा है, स्टॉक थमने का नाम नहीं ले रहा, 1% आज भी तेज है। अपोलो हॉस्पिटल लगभग 1.5% की तेजी, और मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर देखें तो 1% की बाइंग आई है। अगेन गोल्ड फाइनेंसिंग वाले सभी स्टॉक और कैपिटल मार्केट स्पेस अगर आप देखें, मनप्पुरम फाइनेंस चढ़ गया 6% से ज्यादा की तेजी, IIFL फाइनेंस 5%, नवावा वेल्थ देख लीजिए 5%, और भारत डायनामिक्स डिफेंस स्पेस का अच्छा काउंटर, ये काफी पिटा लेकिन आज भी चलता हुआ नजर आ रहा है 3.5% से ज्यादा। तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स की हमने चर्चा कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कार्यक्रम के क्रम की। चलिए हमारा पैनल दिखाइए स्क्रीन पर कौन कौन है हमारे साथ। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलिगा जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, चंदन तापड़िया और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर ये तीन मुद्दा बताएंगे। मेटल शेयरों में तेजी क्यों है। 2:20 पर मंगलम मालू से समझेंगे VIP इंडस्ट्रीज का शेयर क्यों दौड़ गया। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे 2025 में किन IPOs ने किया मालामाल और किसने किया बेहाल। 2:50 पर कंचन नौटियाल बताएंगे 2026 के लिए मोतीलाल ओसवाल का क्या आउटलुक है। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर एंड CEO सुनील सुब्रमण्यम जी। 3:05 पे डेली होम चेक, 3:10 पे वीरेंद्र जी से परसों के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे, और 3:15 पे लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं इस पैनल से। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड सर इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है IIFL। इसमें सेटअप में बहुत अच्छी तेजी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर नहीं आता है, ट्रेड कर रहा है 600 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 594 का, 6 रुपए का, और छोड़ देना चाहिए। स्पिल ओवर ट्रेड भी हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, लेकिन लगता है 620 तक जाना चाहिए IIFL। ओके, IIFL फाइनेंस हो गए। गाबा सर की पिक अच्छी तेजी और गेनर्स में शुमार भी है 5% की तेजी। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? देखिए इंडस स्टार पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप चार्ट्स देखें तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे, लेकिन आज स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, और आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 422 के रहेंगे, टारगेट 440 के रहेंगे। इसमें अगर चाहें तो आप इंडस स्टार का 430 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। प्राइस करीब 4 रुपए 20 पैसे के आसपास चल रहे हैं। 2 रुपए के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ओके, इंडस स्टार बस आपका बाय कॉल 430 की स्ट्राइक आप बाय कर सकते हैं। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और लॉन्ग साइड पे तो हम काफी टाइम से प्ले कर रहे हैं। अब आज और एक आध दिन आज के बाद और मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट साइड पे अगेन देखने का टाइम हो रहा है। अभी के लिए हम चूज करेंगे हीरो मोटोकॉर्प को डाउन साइड पे प्ले करने के लिए फ्यूचर्स पे। हम यहाँ पे 5700 के टूटते ही इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 2 रुपए की देरी है, और उस टाइम पे हम 40 रुपीज का SL लगाएंगे, माने 5740 पे SL रहेगा। डाउन साइड पे हमारा 100 रुपीज का टारगेट रहेगा विच इज 5600। ओके, शॉर्ट करेंगी रचना जी हीरो मोटो को। तो फिलहाल ये ट्रेड हो गए रचना जी की। कविता जी गुड आफ्टरनून, आप क्या करेंगी, सेल या बाय? Good afternoon, Shreya. Good afternoon, everyone. So, bill with a buy trade. M&M पर आप एक buy trade ले सकते हैं। ऑफ हाइस अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 3641 के लेवल पर है, अपने 20 EMA के काफी पास है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा with the stop loss of 3620. One can approach for the price move of 3665 3700. ओके, कविता जी का ट्रेड है M&M 3643 पे। इस बीच अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड।
वीरेन जी गुड आफ्टरनून। वीरेन जी मुझे लग रहा है नुवामा वेल्थ में एक अच्छी एडिशन देखने को मिल रही है, साथ ही एक ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो पोजिशनल बेसिस पे नुवामा को लेके चल सकते हैं, 7540 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, 7810 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड नुवामा वेल्थ को लेके चल सकते हैं। ओके, अरुण कुमार मंत्री जी ने नुवामा वेल्थ चुना है यहाँ पे खरीदारी की राय। तो सारे टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं कि करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं ताकि आप फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। गाबर सिंह ने चुना है आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पे खरीदारी की राय है। 620 तक के टारगेट दिख रहे हैं, वो 594 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा मानस जी की पिक आई, एक बार मानस जी की पिक रखिएगा स्क्रीन पर। और इन्होंने इंडस टायर चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय। इनफैक्ट 440 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 422 का स्टॉप लॉस लगाना है। रचना जी ने सेल साइड की ट्रेड दी है हीरो मोटोकॉर्प पे। बिकवाली की राय है 5600 के नीचे के टारगेट है, 5740 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कविता जी ऑटो स्पेस से ही चुन रही हैं, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा, और यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। और 3700 का टारगेट आया है उनकी तरफ से, 3620 का लगाना है स्टॉप लॉस। और इसके अलावा अगर आप बात करें अरुण कुमार मंत्री जी की, तो इन्होंने चुना है नुवामा वेल्थ, यहाँ पे खरीदारी की राय है। 7810 के टारगेट देख रहे हैं, वो 7540 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमरीश बलिगा जी को जोड़ते हैं आप शो में। अमरीश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपको कार्यक्रम में। बताएं सर, मार्केट से क्या निकालेंगे आप, कौन सा स्टॉक जहाँ पर आपको लगता है अच्छी कमाई हो सकती है? गुड आफ्टरनून श्रेया, मेरा जो पिक है ये है फार्मा स्पेस से, और नाम है बायोकॉन। एक लीडिंग ग्लोबल बायोफार्मा कंपनी है जिसमें अनलिस्टेड सब्सिडरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स और लिस्टेड सब्सिडरी है सिंजीन। तीनों मिलाकर ग्रुप है अक्रॉस जेनेरिक्स, बायोसिमिलर और सीआरडीएमओ में। और अभी बायोकॉन बायोलॉजिक्स फुल्ली एक्वायर कर रहे हैं, जो काफी पॉजिटिव होगा क्योंकि मेजर ग्रोथ सेगमेंट्स इसी कंपनी में है और यूनिकली पोजिशन है क्योंकि ये ओनली फुल्ली इंटीग्रेटेड ग्रुप है ग्लोबली, ऑफरिंग बोथ बायोसिमिलर इंसुलिन्स एज वेल एज GLP-1s, दोनों लाइफ सेविंग थेरेपेटिक कैटेगरीज में है। और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगा बायोकॉन शेयर होल्डर्स के लिए, और सम ऑफ पार्ट्स करते हैं तो करीब 500-520 के आसपास आता है वैल्यू पर। इसका जो टारगेट प्राइस मैं दूंगा फॉर द नेक्स्ट 9 to 12 months पोस्ट एक्विजिशन इज 480। ओके, बायोकॉन आपका बाय कॉल है आज और 400 पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल जो है वो पूरी हो गई हैं। एक एक करके कुछ स्टॉक्स पिक करेंगे, थोड़े स्कैनिंग करेंगे, फिर न्यूज़ बेस्ड जो है वो डिस्कशन शुरू करेंगे। मैं स्क्रीन पे एक चीज़ देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर बड़े मूव आ रहे हैं उसमें भारत डायनेमिक्स डिफेंस स्पेस में अपनी तेज़ी को और शार्प करता हुआ। देन ट्रेंड को लेके आइए 2.5% ऊपर। ट्रेंड एक डिसाइसिव मूव दे रहा है, ट्रेंड वाकई डिसाइसिव मूव दे रहा है, और मैं इसे डिसाइसिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन चेंज का पहला सेंस मिलता है 20 डे में क्रॉस होने के बाद। और देखिए जब से इसका बुरा फेज शुरू हुआ है, स्पेशली दैट पोस्ट सितंबर एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ CY25, फर्स्ट टाइम इतना कमांडिंग पोजीशन में है ये 20 डेमा के ऊपर। 20 डेमा प्लीज चार्ट पे ड्रॉ कर दीजिएगा। रचना जी आपका टेक क्या होगा ट्रेंड पे? आप सबसे पहले रिवर्सल ऑन द हाई साइड और डाउन साइड खेलती हैं, ट्रेंड पे आपको लग रहा है कि इट्स टाइम टू चेज ट्रेंड नाउ, या फिर एक ये एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग मान रही है आप बस? ये अगर शॉर्ट कवरिंग का ही है सिर्फ तो भी इसको चेस करना चाहिए, क्योंकि इवन इन दैट केस इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा और जूस, थोड़ा नहीं अच्छा खासा जूस और अवेलेबल है। एंड आज की ऑब्वियसली इंट्राडे के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्विंग ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम इंट्राडे में ज्यादा उम्मीद ना करें। बट अगर माइनर पुल बैक पे एंट्री मिलती है से समवेयर अराउंड 42, 60, 70, तो वो करना चाहिए। और अपसाइड पे इसमें 4400 भी बहुत जल्दी आ सकता है, इवन उसके बाद भी स्पेस अवेलेबल है। ओके, ट्रेंड डेज हाई पर करता हुआ कारोबार, और इनफैक्ट मानस जी ने कल भी पिक किया था, आज भी उनकी कॉल में शामिल था ट्रेंड। अच्छे मूव्स इस पर्टिकुलर काउंटर ने, हालांकि पेशेंस काफ़ी टेस्ट किया। अब देखते हैं कि 2026 ट्रेंड के लिए कैसा होता है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा चुना कविता जी ने। मारुति देखिए कविता जी, डेज हाई पर ये भी कर रहा है कारोबार, और लगभग 1% की तेजी मारुति में अब नजर आएगी आपको 16,711 के लेवल पर। इसे चेज किया जाए क्या? यस, तो श्रेया अगर पोजीशनिंग है किसी की तो स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। 16,650 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच किया जा सकता है। अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है 16,760, 780 तक का पर डे पर्सपेक्टिव। मारुति सुजुकी 16,711 पे, करीब 16,711 पे। ऑटो स्पेस में अच्छा मूव है, M&M अच्छा मूव देता हुआ,
और ऑटो में भी अगर आप देखें बहुत सारे आज ब्रेकआउट्स विजिबल हैं। लुक एट बजाज ऑटो 1% ऊपर। बजाज ऑटो फाइनली जिस जोन में ट्रेड कर रहा है याद रखिएगा 9170, और 9170 यानी फ्रेंकली स्पीकिंग ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 52 वीक हाई तो नहीं लेकिन ट्रेजेक्टरी हुई है। 52 वीक हाई है मेरे ख्याल से 9184-85 के आसपास। बट ये एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही है। मानस आप कैसे रीड करेंगे ऑटो में? अगर 26 में जाते जाते अगर सबसे अच्छी प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट का पूरा फेज चला जो कि लगभग एक साल से ज़्यादा रहा। क्या बजाज ऑटो रेस्ट ऑफ ऑटो से जो एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है वहाँ की प्राइस परफॉर्मेंस वर्सेस इसकी प्राइस परफॉर्मेंस, क्या उसको प्ले करने का टाइम है क्या, या फिर आप किसी अभी और लेवल के कटने का इंतजार करेंगे? देखिए थोड़ा वेट करेंगे। मेरे ख्याल से 9300 अगर ब्रेक हो जाएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हालांकि ट्रेडिंग के तौर पे, प्योर ट्रेडिंग के तौर की अगर बात करें, 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना हो तो करंट लेवल्स पे 9100 के स्टॉप लॉस से 9300 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो 9300 के ऊपर पॉजिटिव होगा, और अगर वो लेवल एक बार ब्रेक हो गया तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर आपको करीब करीब 1000 से 1200 रुपए तक की रैली बजाज ऑटो दिखा देगा। ओके, बजाज ऑटो लगभग अब देखें आप तो 0.25% की तेज़ी के साथ ऑटो स्पेस में अच्छी बाइंग तो नज़र आई है। लेकिन अमरीश जी 2025 अब बीत रहा है और हमने जब डेटा क्रंच किया तो हमने देखा कि कैपिटल मार्केट स्पेस ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स। अगर सेग्रीगेट करें कैपिटल मार्केट स्पेस को, ब्रोकर्स और AUM की तरफ जाएं, तो क्या लगता है आपको 2026 भी अच्छा होगा कैपिटल मार्केट स्पेस के लिए, और अगर हाँ तो आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होगी? 2026 काफी अच्छा होना चाहिए फॉर द कैपिटल मार्केट प्लेयर्स, क्योंकि मार्केट तो यहाँ से मुझे तो लग रहा है कि 2026 आल्सो शुड बी गुड, और स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप शायद आउट परफॉर्म करेंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम द मार्केट प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, द फर्स्ट प्लेयर वुड बी क्लियरली बी BSE, वहाँ पे अभी भी अपसाइड काफी है। और द नेक्स्ट वुड बी AMCs। अभी हम लोगों ने रिसेंटली भी देखा है, वी हैव सीन न्यू AMCs गेटिंग लिस्टेड, पर वहाँ पे मैं बुलिश होऊंगा HDFC AMC पे। एंड अमंग द अदर पार्टिसिपेंट्स मैं पॉजिटिव रहूंगा जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है उस पे। सो वहाँ पे होगा 361 एंड नुवामा। चलिए HDFC AMC आपकी अगर आप देखें प्रेफर्ड चॉइस है। हालांकि अब बहुत सारी पॉकेट्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब एक काम करते हैं, मेटल्स इसकी तेज़ी पे बातचीत करते हैं। जनाब ऐसा है तेज़ी का एनवायरनमेंट आपने कभी देखा होगा। सुबह जरा प्लीज़ वो गोल्ड सिल्वर के प्लेट्स लिखे आइएगा, CY25 के ट्रेंड्स को देखिएगा, सिल्वर को देखिए, आप देखिए गोल्ड को देखिए, कॉपर इंडस्ट्रियल मेटल्स की श्रेणी में अब कॉपर्स में बहुत सी तेज़ी, और मैं जितने कमोडिटीज़ एनालिस्ट का आउटलुक सुन रहा था सब कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और बुलिश हैं CY26 के लिए। मेटल की ये तेज़ी कारण और कितनी तेज़ी रहेगी इसी पर बातचीत करते हैं यतिन से। यतिन, मेरे ख्याल से सबसे सुनहरा दौर मतलब एंटायर करियर का मेटल्स का था ये। अब 2026 के लिए क्या मतलब व्यू है, और आज के हीरो एक बार फिर से मेटल्स? बिल्कुल, और मेटल शेयर्स में आज बहुत अच्छी तेज़ी है, और आपकी स्क्रीन्स पे आपने देखा ही होगा किस तरीके से सोने चांदी में ईयर टू डेट ज़बरदस्त तेज़ी हुई है। चाहे वो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज़ हों, सिल्वर प्रोडक्शन कंपनीज़ हों, कॉपर, एल्यूमिनियम, सभी के सभी मेटल शेयरों में आपको एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, और उसके रिलेटेड एंसिलरी स्टॉक्स भी। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, ये तीनों स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। हिंदुस्तान कॉपर आपको ऑल टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है, और इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जिस तरीके से आपने देखा है कि जो कॉपर है इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलार सेगमेंट की डिमांड ड्राइव हो रही है, जिसके कारण कॉपर जो दाम है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचे हैं। चांदी की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक आपको दिखेगा कि यहाँ एक बूस्टर इसको ऑब्वियसली मिल रहा है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा चांदी का प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक, और इनकी 40% एबिटा अभी तक सिल्वर से ही आ रही है, जो कि ऑब्वियसली प्रपोर्शन में बढ़ेगी क्योंकि चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम की बात करें तो जो चाइनीज स्मेल्टिंग कैपेसिटी कम हुई है उससे एल्यूमिनियम की सप्लाई पे असर पड़ा है। भाव जो है आपको एकदम टाइट होते हुए नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट मई 2022 से सबसे उच्चतम स्तर पे आपको एल्यूमिनियम जाता हुआ नजर पड़ रहा है, जिससे ओबियसली हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता जैसी कंपनियों को फायदा होगा। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें पूरी की पूरी इंडस्ट्री, तो चाहे वो सिल्वर की वजह से हिंदुस्तान जिंक ऊपर हो, कॉपर की वजह से हिंदुस्तान कॉपर ऊपर हो, और एल्यूमिनियम की तेजी में भी आपको ये सारे शेयर्स ऊपर जाते हुए नजर पड़ रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत सारे स्टॉक्स इस पैक में
ऑल टाइम हाई पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर हैं कई सारे स्टॉक्स इस पूरे पैक से। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। और हिंद जिंक पर लगातार सीएनबीसी आवाज़ में बात की। हिंदुस्तान कॉपर इस सीरीज की शुरुआत में हमने बताया था कि इस सीरीज में सबसे बेहतरीन पिक हो सकता है और दिसंबर सीरीज में 33% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं हिंदुस्तान कॉपर ने। लेकिन क्या कहा गया था, एक बार रिविजिट करते हैं। पिक स्टॉक में सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर, सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये मेरी दिसंबर सीरीज़ की टॉप पिक होगी और मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर सीरीज़ का टॉप परफॉर्मर हो सकता है क्योंकि मेटल्स पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। हिंदुस्तान कॉपर जब इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो हमने एक व्यू लिया था कि स्टॉक ऑफ द सीरीज़ हो सकता है हिंदुस्तान कॉपर। इस सीरीज़ में करीब करीब 20 से 25% के रिटर्न्स दिखाए हैं यहाँ पर। जैसे सीरीज़ की शुरुआत में हमने 2 स्टॉक्स की बात की थी, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक। और अगर आप देखें इस सीरीज़ में दोनों स्टॉक्स ने क्या शानदार मूव दिए हैं आपको। और आई थिंक 15 से 20% के मूव आए हैं मोटा मोटी पिछले 14 दिन का। अगर आप चार्ट देखेंगे तो इन स्टॉक्स में हिंदुस्तान कॉपर में 15%, हिंदुस्तान जिंक में करीब करीब 20%। 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ हिंदुस्तान कॉपर कारोबार कर रहा है। और हिंदुस्तान कॉपर पर हमने कॉल ली थी सीरीज़ की शुरुआत में और कहा था कि दिसंबर सीरीज़ का ये टॉप शेयर हो सकता है। और इस सीरीज़ में अब तक इस पर्टिकुलर काउंटर ने 33% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। तो बिल्कुल अगर आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ हमेशा से बने रहे हैं तो फ़ायदे में रहे हैं। लगातार सीएनबीसी आवाज़ की कॉल्स अगर आप देखें तो सही साबित हुई है और ऐसे ही सीएनबीसी आवाज़ को प्यार देते रहिए। लेकिन यतिन जी अभी आपने पूरे मेटल पैक की चर्चा की, कैस्ट्रॉल ग्लोबल की जो खबरें आ रही हैं और उससे कैस्ट्रॉल इंडिया जो भागा है 5%, उसको डिटेल में समझाएंगे कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, इंट्राडे में आज कैस्ट्रॉल का शेयर लगभग आपको 10% ऊपर जाता हुआ नजर पड़ रहा है। ऑब्वियसली ऑफ डेज हाई है, लेकिन यहाँ खबर जो है वो आपको दिखाई पड़ रही है ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी को रिलेटेड, जहां बीपी अपना एक मेजॉरिटी हिस्सा कैस्ट्रॉल यूके के ऑपरेशंस में बेचेगा और यही वो कैस्ट्रॉल यूके की इकाई है जो अब कैस्ट्रॉल इंडिया का प्रमोटर है। तो जो प्रमोटर लेवल एंटिटी है, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक विनिवेश हो रहा है। 90,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पे बीपी अपनी हिस्सेदारी यहाँ प्राइवेट इक्विटी फंड को बेचेंगे। स्टोन पीक करके एक प्राइवेट इक्विटी कम एआईएफ फंड है जो ये सौदा करेंगे। $6 बिलियन की इक्विटी और $4 बिलियन के कर्ज के साथ ये कैस्ट्रॉल का अधिग्रहण करेंगे। और ऑब्वियसली सेबी की जो अधिनियम है वो ये कहते हैं कि जब भी कोई पेरेंट एंटिटी में मैनेजमेंट कंट्रोल चेंज होता है तो उसके लिए लोकल इकाई में एक ओपन ऑफर का प्रावधान होता है। तो देखते हैं किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शन शेपअप होते हुए दिखाई पड़ता है, किस भाव पे ओपन ऑफर आती है। क्योंकि कैस्ट्रॉल तो मतलब अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में स्टॉक में गिरावट ही हुई है। तो अगर आप 6 महीने का वेटेड एवरेज प्राइस देखें तो यहाँ थोड़ी स्पेकुलेशन की गुंजाइश है। और दूसरी बात कि अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल डील का स्ट्रक्चर है ये भी दिखाई पड़ रहा है कि 3 से 6 महीने इसको लगेंगे कंप्लीट होने के लिए, पूरे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वगैरह। लेकिन प्रेस रिलीज जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे बीपी ने फाइल की है उसके अंदर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो डील का पार्ट है वो कैस्ट्रॉल इंडिया भी है। तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कैस्ट्रॉल इंडिया जो है वो पार्ट है जहां वो अपना हिस्सा ट्रांसफर करेंगे प्राइवेट इक्विटी फंड को। तो देखते हैं कैसे आगे जाके स्टॉक रिएक्ट करता है। नितिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कैस्ट्रॉल देखिए एक ज़माने का बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा था। मेरे को याद है 2000 की इसकी पारी 25-26 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। ओवर द ईयर इसने एक हाई क्रिएट किया मेरे ख्याल से 280-290 का। फिर ड्यूरिंग कोविड ये डिप लिया करीब 80-90, फिर इसका 300 का हाई। लेकिन काफ़ी समय से ठंडा पड़ा हुआ है स्टॉक। अमरीश जी आपका टेक क्या है? आई मीन कैस्ट्रॉल के लिए अगर मैं हालिया डेवलपमेंट्स को देखूँ तो आई थिंक दैट डेटा सेंटर बिजनेस और उसमें ये कैपिटलाइज कर रहे हैं, न्यू इमर्जिंग सेगमेंट फॉर कैस्ट्रॉल। आपका टेक क्या है? आपकी चॉइस ऑफ स्टॉक्स में कहीं कैस्ट्रॉल अपीयर होता है क्या? आपका टेक क्या है इस पे? एब्सोल्युटली, मैं थोड़ा काफी पॉजिटिव हूँ कैस्ट्रॉल पे बिकॉज एक तो अभी है आई मीन अबाउट दिस डील शुड बी पॉजिटिव क्योंकि जो भी ओपन ऑफर आएगा यहाँ से ऊपर के लेवल पे आएगा एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ द लेवल ऑफ ओपन ऑफर इज अबाउट 230-235 के आसपास, could be more. At the same time, यदि from a business perspective देखते हैं तो very strong free cash flow generation होता है इनका। और even from a dividend yield perspective करीब 7% प्लस का dividend yield है। और अभी वो लोग फोकस कर रहे हैं tier 3, tier 4 और रूरल एरियाज में करीब about 40,000 आउटलेट्स उन्होंने वहाँ किए हुए हैं एंड about 25% ऑफ वॉल्यूम्स वहीं से आता है।
and they've also increased the services which they offer, क्योंकि अभी ऑटो केयर और केमिकल मैनेजमेंट सर्विसेज में भी गए हैं और वहाँ पे मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। तो मेरा जो एटलीस्ट लॉन्गर टर्म प्राइस टारगेट है, आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओपन ऑफर, फॉर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स करीब 265 का है, बिकॉज मेरा जो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर कैलेंडर ईयर 26 करीब 11 का है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 265 का टारगेट है मेरा। ओके, तो कैस्ट्रॉल इंडिया पे बातचीत हो गई और समझ लिया इस स्टॉक में तेजी क्यों है। हालांकि थोड़ा हाई साइड से फिसला है, लेकिन ठीक ठाक मूव्स अभी भी 2.5% की तेजी के साथ। एक और स्टॉक लेकर आइए, वीआईपी इंडस्ट्रीज, और 15% की तेजी वीआईपी इंडस्ट्रीज में आज देखने को मिल रही है। और खबर ये थी कि एक ब्लॉक डील हुई थी, लेकिन क्या डील और कैसी हुई ये डील, ये समझते हैं हमारे सहयोगी मंगलम मालू से। मंगलम, बताएं। गुड आफ्टरनून। वीआईपी इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से तेजी है, वजह क्या है? तो वीआईपी आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, पर याद रखिए कि ये पिछले 6-7 महीने में कुछ नहीं किया है। और पिछले 6-7 महीनों में जो डील अनाउंसमेंट हुई थी 388 रुपये पर शेयर पर, जहां पीरामल फैमिली मल्टीपल्स को अपना 32% स्टेक बेचेगी, उस प्राइस पर ही ये स्टॉक डटा रहा। इम्पॉर्टेंटली आज जो सुबह 26% की इक्विटी चेंज हुई ब्लॉक ट्रेड में, हमें मालूम पड़ा है कि वो दिलीप पीरामल फैमिली ने मल्टीपल्स को अपना दूसरा ट्रांच स्टेक में बेचा है और इससे जो पूरी डील है वो ख़त्म हो गई है। अब सितंबर में याद रखिए दिलीप पीरामल ने 6% स्टेक मल्टीपल्स को दिया था, उसके बाद एक मैंडेटरी ओपन ऑफर आया था। उस वजह से मल्टीपल्स को जो 26% का पैसा है वो एक एस्क्रो अकाउंट में रखना था। वो एस्क्रो अकाउंट से जैसे ही उन्हें पैसा मिल गया, उन्होंने जाकर ये स्टेक 26% खरीद लिया है। इसके बाद दिलीप पीरामल के पास और फैमिली के पास करीब 20% स्टेक बचता है, तो उनके पास 52% था, 32% उन्होंने बेच दिया है डील के मुताबिक। इंपॉर्टेंटली अब हम ये देखेंगे कि मल्टीपल्स की जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है वो वीआईपी के लिए क्या होगी, खास करके जब आपके पास मार्केट शेयर लॉस हो रहा है सफारी से। प्रीमियम एंड पे कई सारे न्यू D2C प्लेयर्स आ रहे हैं और मार्केट शेयर भी ले रहे हैं, तो हमें इंपॉर्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा वीआईपी जो बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो यहाँ से क्या वो टर्न अराउंड कर पाएगा या नहीं। ओके, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज में क्यों तेजी है ये समझ लिया, लेकिन 26% इक्विटी में सौदे के बाद हमने खास बातचीत की वीआईपी के चेयरमैन से। मिस्टर दिलीप पीरामल ने क्या कहा, वो सुनते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 32% का था, तो 6% हमने सितंबर में किया था और अभी जो रिमेनिंग 26% अभी आज पूरा किया। अभी तो मेरा देखिए जो ऑनररी पोजीशन है चेयरमैन एमेरिटस का, तो उसमें मतलब मैं अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी नहीं हूँ। तो अभी क्या सितंबर से ही मैनेजमेंट वो जो नए जो बायर थे मल्टीपल्स उनके हाथों में है और वो ही नियंत्रण कर रहे हैं कंपनी का। जब से ये जो नए मैनेजमेंट है अच्छा काम कर रही है। ओके, तो फिलहाल ये बातचीत हो गई वीआईपी इंडस्ट्रीज पे, लेकिन वीरेंद्र जी वीआईपी, वैसे आप कौन सी वीआईपी इस्तेमाल करते हैं? ऑन एयर बताना चाहेंगे आप? वीआईपी नहीं, देखिए अब तो खैर बहुत सारे ब्रांड्स हैं इस बाजार में, लेकिन एक ज़माना था जब हमारे पिताजी दादाजी वगैरह सब जाए वो ये होती थी वीआईपी की अटैची होती थी घर में, है ना, आपको याद है? हाँ, मैंने भी देखी है वो, बिल्कुल। वो सबके घर में वीआईपी की अटैची थी। वीआईपी क्या गजब एक वेल्थ क्रिएटर रहा है श्रेया। वो दो स्टेपलर जैसे खुलते थे ना सर, दोनों साइड से स्टेपलर जैसे खुलते थे, एक बड़ा सा बक्सा टाइप, अंदर एक बैंड टाइप की होती थी जहाँ पे आप एक तरफ कपड़े होते थे, एक तरफ चेन होती थी, और सिद्धांततः लगेजेस का फॉर्मेट वही होता है। पर एक दौर था, मैं बताऊँ शायद 2003 में वीआईपी का भाव जो था वो करीब मतलब आप समझिए, मैंने ट्रैक करना शुरू किया सितंबर में इसका भाव था 14 रुपये। कोविड में इसका भाव गया, कोविड से ठीक पहले मतलब ये गया था करीब आप समझिएगा कि 600 650, लेकिन जो कोविड के बाद जो कोलैप्स हुआ ना, उसमें इसको रिकवर होने में बहुत वक्त लग गया, बहुत वक्त लग गया। पर एक बात है, आप यकीन मानिए, मैं मिस्टर पीरामल से 2007 से बात कर रहा हूँ। जो बात कहते थे खुल के कहते थे, कभी नानुकुर नहीं, कभी इफ्स एंड बट्स नहीं। कई बार ऐसा होता था शायद जब बोर्ड रूम करता था मैं, तो कई बार आशीष ने भी किया, आप 1 घंटे का या आधे घंटे का कंटेंट लेके जाते थे कि मैं मिस्टर पीरामल से ये पूछूंगा, और उस इंटरव्यू को 10 मिनट से खींचना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते थे। हाँ, अच्छा, ना, ये भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाता है। एक
बिल्कुल चैलेंज हुआ था। बट जब मुझे याद है जुलाई में जब उन्होंने ये फर्स्ट ट्रांच बेचा था करीब तो मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मेरी नई पीढ़ी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस में। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। जब उन्होंने पूरा निर्णय ये ले ही लिया कि जब मेरी नई पीढ़ी नहीं चलाना चाहती बिजनेस, ठीक है, लेट्स कॉल ऑफ। आई मीन वो निकल गए। और सितंबर आज मुझे थोड़ा सा मेरा मन भारी हुआ था जब मैं उनसे आखिरी बार बात कर रहा था, बतौर आई थिंक वीआईपी के एक स्टेक होल्डर के। थोड़ा मुझे अजीब लगा, बट एक कहानी है वीआईपी इटसेल्फ और वीआईपी से निकला एक शख्स जिसने सफारी को क्रिएट किया। हाँ। वाकई ये कहानी है ये। अमरीश जी, आपका ठीक क्या है? सबके लिए एक केस स्टडी है वीआईपी सफारी, है ना। एक चेहरा जो खुद वीआईपी से निकला, वो उसने एक बड़ा ब्रांड क्रिएट किया। आपका टेक क्या है वीआईपी की स्टोरी पे? और एक और प्रश्न मेरा, आफ्टर आई थिंक जब ये एक पी फर्म को हैंड ओवर हो जाती है, आपने कोफोर्ज का केस देखा, वहां पर उसने वेल्थ क्रिएट करके दिया, क्या वीआईपी वो कहानी दोहरा पाएगा कोफोर्ज वाली? देखिए, आपने जो बताया, लाइक वीआईपी तो क्लियरली वाज द फर्स्ट मूवर, और ट्रैवल बैग्स का नाम ही वीआईपी होता था। जैसे हम लोग फोटो कॉपिंग के लिए जेरोक्स बोलते थे, उसी हिसाब से ट्रैवल बैग्स के लिए वीआईपी बोलते थे। एंड दैट कंपनी हैज लॉस्ट दैट मार्केट शेयर। और जो बंदा वीआईपी से निकला था, ही सेट अप अ कंपनी व्हिच इज डूइंग मच बेटर देन वीआईपी नाउ। और नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कि इसी पी इन्वेस्टर्स एज स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट को गाइड करते हैं, देन आई थिंक थिंग्स वर्क आउट एक्सट्रीमली वेल। पर जब पी इन्वेस्टर्स ओनर्स बन जाते हैं एंड वांट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, वहां पे मैं बोलूंगा इट वर्क्स आउट 50-50। तो उस हिसाब से मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि इफ दे हैड गॉट अनदर मैनेजमेंट इन प्लेस जिनका ओनरशिप हो और पी इन्वेस्टर्स मल्टीपल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, then that's a different story altogether. But as of now, I mean, I would be a bit cautious. चलिए, आप बिट कॉशियस, ये आपके वर्ड्स थे। सुधीर झाटिया साहब जी हाँ, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा जब भी मौका मिले। तो कैसे जब पिरामिल्स अपनी नई पीढ़ी को लेके आए थे वीआईपी में, तो उन्होंने एग्जिट किया था 2010 में, और कैसे उन्होंने सफारी को क्रिएट किया। खैर, अब चंदन जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी नमस्कार। देखिए, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, इन सब में मोमेंटम है, और मैं फोकस करना चाहूंगा गोल्ड और गोल्ड फिनिश रिलेटेड कंपनीज पे। तो यहाँ पे एक मोमेंटम है मन्नापुरम फाइनेंस में, मुथूट फाइनेंस पे। हालांकि काफी चल चुका है मन्नापुरम, इसके लिए मैं अब फोकस करूंगा मुथूट फाइनेंस में, जिसमें अभी तक मोमेंटम नहीं आया, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिला है। तो मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह देंगे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव इंट्राडे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और फेवरेबल कर रहा है, तो खरीदारी की सलाह होगी। 3770 3770 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, ऊपर वापस 3900 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। बिल्कुल, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस जैसा मूव यहाँ पे अभी पेंडिंग है, तो ये आप काउंटर रडार पे रखें। चंदन जी की कॉल हो गई। वैसे अमरीश जी ने सही कहा कि लगेज बैग का ही नाम वीआईपी हुआ करता था। अभी भी इनफैक्ट पिताजी से मैं जब बातचीत करती हूँ तो वीआईपी ही निकलता है शब्द उनके मुँह से अभी भी। खैर, अब वीआईपी और यादों से बाहर निकलते हैं और कैश कॉल्स लेते हैं। कैश कॉल्स के लिए गाबा सर हैं, कविता जैन जी हैं और मानस जी हैं। गाबा से बताइए, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक? मेरे हिसाब से कंसाइन एरोलैक पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 230 के आसपास। कंसाइन एरोलैक स्टॉप लगाना चाहिए 220, 229, ₹1 का, ज्यादा नहीं। टारगेट 240, लेकिन फर्स्ट 235 फिर 240, उससे नेक्स्ट वीक के लिए कंसाइन एरोलैक देयर वी कॉल। कंसाइन एरोलैक 230 पे आपका बाय कॉल है। कविता जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? काफी कुछ इसी स्पेस है। बर्जर पेंट्स में भी अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं, और द प्राइस मूव ऑफ 560 to 565। बर्जर पेंट पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 545 का। ओके, कविता जी कह रही हैं इसी स्पेस से बर्जर पेंट्स उनको अच्छा लग रहा है। मानस जी, आपका कैश कॉल में पिक? तो देखिए, कैश कॉल में ब्लैक बक जिंका लॉजिस्टिक्स के नाम से पहले जानते थे स्टॉक को, तो उसमें खरीदारी करनी है। अगर आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन स्टॉक ने आज हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, 10 and 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 654 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1000 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, ब्लैक बक ही होगी मानस जी के पिक। अच्छे मूव्स इस पर्टिकुलर काउंटर में आ रहे हैं। चलिए, अब
रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी अब लोअर ट्रेजेक्टरीज में आ चुका है, 26129। कोई मोमेंटम नहीं है इस वक्त, और वो लाजमी है कि मोमेंटम नहीं भी होगा। बैंक निफ्टी पर आप देखें लोअर ट्रेजेक्टरीज में है। आईटी को देखिए 0.60% नीचे आके ट्रेड करता हुआ हम टुवर्ड्स डे लो ट्रेड कर रहे हैं। तो इस वक्त बिल्कुल अगर आप देखें तो कोई रुझान जो है बाजार में नहीं है, साइडवेज बिल्कुल। स्टॉक फ्यूचर्स जो है वो अपना मोमेंटम थोड़ा सा लूज करते हुए। पर चंदन कुछ देर पहले हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे। चंदन, एक पॉकेट जो अब थोड़ा सा वाइब्रेंट हो गई है लोअर ट्रेजेक्टरीज में, अपोलो हॉस्पिटल्स। हालांकि इसमें खबर थी, याद रखिएगा, इनको अपने डीमर्जर की प्रक्रिया के लिए NSE से जो है वो अप्रूवल मिल गया है, तो ये चला। बट मैं आज सुबह मेरे ख्याल से हमारे साथ एक मेहमान और थे, उनको लेकर उनसे पूछा था इस स्पेस के बारे में। बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे इस प्राइस पे वो। अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, या फिर मैक्स हेल्थ केयर हो गया, ग्लोबल हॉस्पिटल हो गया, इनमें से आपकी रीडिंग में हाल फिलहाल कुछ अपीयर हुआ है क्या? देखिए वीरू, इन तीनों कंपनीज की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव थे। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे थे। मैं विशेषतः अपोलो हॉस्पिटल की बात करूं तो पिछले लगभग 10 सप्ताह में यहाँ पे 8,000 से लेके नीचे में 6,900 तक के डिक्लाइन देखने को मिले। बट अब यहाँ पे जो वीकली चार्ट सेटअप बन रहा है और 3-4 दिनों से रिकवरी है, वो एक अर्ली साइन दे रहे हैं बॉटम आउट अप्रोच के। और वीकली चार्ट में ऑलरेडी लोअर टॉप लोअर बॉटम का नेगेशन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं मीन रिवर्सल जैसे सेटअप यहाँ पे बन रहा है, तो रिकवरी होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से परफॉर्म करता है तीनों काउंटर में। जो आपने बात की अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस और मैक्सेल, तो मेरे हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल बेटर करेगा। यहाँ पे एज ऑफ नाउ देखें तो 7,000 के आसपास के सपोर्ट है, और बाउंस करता है तो अपना छोटा सा रिट्रेसमेंट जोन है 7450, वहां तक के लेवल यहाँ पे बनने चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेशन के साथ शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के पोटेंशियल यहाँ पे बन रहा है। अपोलो हॉस्पिटल बिल्कुल तेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और ये अच्छा कर रहा है काउंटर फिलहाल। तो ये व्यू हो गया अपोलो हॉस्पिटल पर। लेकिन एक बार रखिएगा स्क्रीन पर LG इलेक्ट्रॉनिक्स, हालिया लिस्टेड स्टॉक, फिजिक्स वाला, ये भी हालिया लिस्टेड स्टॉक है। क्या कर रहे हैं दो काउंटर्स? आज जो सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में हमने बताई थी कि दिग्गज ब्रोकरेज पर अपनी रिपोर्ट इनिशिएट कर रहे हैं, और दोनों ही काउंटर्स आप देखें थोड़े बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा और 4-5 कंपनियों पर कवरेज की शुरुआत हुई है। कौन से कंपनीज है वो, क्या रिपोर्ट्स है, समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए और कौन से कंपनीज पर ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट्स इनिशिएट की है? गुड आफ्टरनून श्रेया। और बिल्कुल देखिए, छुट्टियों के मूड में भी एनालिस्ट और ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमसे भी करवा रहे हैं। अब एक ही दिन में 4 ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं और इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स हैं। अगर किसी सेक्टर को, किसी कंपनी को समझना है पूरी तरीके से, तो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे कि आप बता रही थी कि 4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर ये रिपोर्ट्स आई हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स वाला, ये हाल ही की लिस्टिंग है। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आई है, अच्छी डिटेल्ड रिपोर्ट है। मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी, 135 रुपये का टारगेट दिया है, और ये बता रहे हैं कि एडटेक प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है इनका, अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन ये भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और साथ में ये बता रहे हैं कि FY30 तक जो रेवेन्यू है इसमें करीब 24 CAGR की ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकी प्राइसिंग ऐसी है कि नए कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं और डीपर पेनिट्रेशन ये कर पाएंगे। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर आप रखिएगा फिजिक्स वाला पर फोकस। LG इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर रेवेंडस पार्क की तरफ से रिपोर्ट आई है और ये नेगेटिव रिपोर्ट है क्योंकि रिड्यूस की रेटिंग दी है और 1536 रुपये का टारगेट दिया, हाई से टूटा हुआ स्टॉक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इनका जो मार्केट शेयर है यहाँ से घट सकता है। कारण क्या कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं इसके चलते थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है इस कंपनी की रिड्यूस होती है, इसके लिए बिल्कुल वही रेटिंग दी है। पाइन लैब्स ये हफ्ते में शायद दूसरी रिपोर्ट है यहाँ पर, और जेफरीज ने अब कवरेज की शुरुआत की है, 300 रुपये का टारगेट दिया खरीदारी की राय के साथ, यानी इस भाव से देखें तो 20-25% की अपसाइड है। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास जो लीडरशिप है पेमेंट्स में, प्रीपेड कार्ड्स में, और ये ड्राइव करेगी FY28 तक जो रेवेन्यू CAGR है तकरीबन 23% का है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, ये इनके जो मार्जिन है इसमें बढ़त देगी, जो फिलहाल 15% के EBITDA मार्जिन चल रहे हैं, ये FY28 में बढ़कर हो जाएंगे तकरीबन 27% के। और सेक्टर के मुकाबले आप देखें तो इनकी जो वैल्यूएशन है
ये बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, तो स्टॉक पर खास फोकस रखिएगा। एक और स्टॉक है नॉलेज मरीन, यहाँ पर भी आप नजर रखेंगे। कारण ये कि नोवामा की तरफ से इनिशिएटिंग रिपोर्ट है और ये बता रहे हैं कि मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है देश की, इसमें भरपूर मौके हैं, बड़े अवसर है, आगे ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। अच्छा, सेक्टर ऐसा है जिसमें कंपटीशन कम है, एंट्री बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने आप में एक मोट बन जाती है और कंपनी की ऑर्डर बुक तकरीबन 1750 करोड़ के आसपास की, इसके चलते ये स्टॉक भी इन्हें पसंद आ रहा है। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। ओके, लेंसकार्ट, फिजिक्स वाला, पाइन लैब्स और नॉलेज मरीन, ये 4 स्टॉक्स पर ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट इनिशिएट की है। लेकिन अमरीश जी, मेरा सवाल आपसे 2 स्टॉक्स के ऊपर है, एक लेंसकार्ट और दूसरा पाइन लैब्स। पाइन लैब्स में हमने देखा है हाई साइड से थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लेंसकार्ट जिस तरीके से रिड्यूस की कॉल आई है, लेकिन ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि अपने फील्ड में एक दिग्गज है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है लेंसकार्ट, वो काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। आपका व्यू क्या है लेंसकार्ट पर और 453 के लेवल्स पर कैसे लगता है? जो लेने का सोच रहे हैं, क्या अभी ध्यान देना चाहिए? नहीं, लेंसकार्ट तो इवन एट द आईपीओ लेवल एक्सपेंसिव था और उसके बाद काफी पब्लिसिटी हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आई थिंक पॉजिटिव पब्लिसिटी वर्कड और उसके कारण हमने देखा कि द स्टॉक हैड रैलीड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पर इस लेवल पे मैं बोलूंगा अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, टेकिंग इनटू अकाउंट द एडवांस टेक्नोलॉजी विच दे यूज, टेकिंग इनटू अकाउंट उनका जो फुटप्रिंट है अक्रॉस। मुझे लगता है कि आई थिंक द फेयर प्राइस शुड बी क्लोजर टू अबाउट 360 370। तो जिसको भी आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है इज होल्डिंग ऑन। आई थिंक एट द करंट लेवल्स एक बार तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 454 पे आपका आउटलुक, ये आप सुन थे अमरीश जी को। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। 3 ऑप्शन ट्रेड्स, चंदन जी, अरुण जी और साथ ही साथ रचना जी ट्रेड्स एक एक करके बताएंगे। चंदन जी, आप ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऑप्शंस की बात करें तो मैं अगेन यहाँ पे फोकस करूंगा मेटल काउंटर्स पे। और मेटल्स पे देखें तो वेदांता एक काउंटर है जो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है, हालांकि काफी चल चुका है बट अभी भी स्ट्रेंथ इंटेक्ट है और कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि प्रीशियस मेटल का पूरा यह सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। सो वेदांता का 590 का कॉल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 8 रुपए 90 पैसे के आसपास अभी प्रीमियम चल रहा है, खरीदें। सपोर्ट रहेगा 5 रुपए 50 पैसे, ऊपर में लगभग 15 रुपए के टारगेट के लिए। तो वेदांता 590 पे कॉल पे खरीदारी की सलाह है। 590 की कॉल लेनी है वेदांता की आपको और अच्छे मूव्स यहाँ पर। अरुण जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? श्रेया जी, अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक काफी दिनों के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो एट द मनी कॉल कोई बाय करे। 7150 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। 50-51 रुपए के आसपास चल रहा है। 31 का स्टॉप लॉस रहेगा और 88 तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ बीटीएस ट्रेड इसको लेके चल सकते। अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे आपका 7150 का कॉल पिक है, तो एक ट्रेडियो के। रचना जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, हम सी बाय करेंगे टीसीएस में, करीब करीब एट द मनी लेंगे। 3320 का सी बाय करेंगे जो कि 17.5 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मुझे ये लग रहा है कि चांसेस है कि हमें आने वाले विद इन अ डे एक बड़ी ग्रीन कैंडल डेली चार्ट पे दिख सकती है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम 13.5 पे ऐसे लगा के लॉन्ग करेंगे। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 23 एंड 31। इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। हमें देखिए आज आईटी इंडेक्स 0.6% एक समय नीचे था। इस वक्त अगर आप आईटी इंडेक्स को देखें, इट्स डाउन अबाउट 0.48%। बट इसे कहते हैं स्ट्रेंथ। फर्स्ट आई थिंक जो रिवर्सल पूरे आईटी काउंटर्स में अगर किसी ने लिया है तो इट्स टीसीएस, और टीसीएस अपनी उस प्रॉपर्टी को बरकरार रखता हुआ इसे कहते हैं 200 डेमा के ऊपर सस्टेन करने की वो टेंडेंसी। थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन जब प्राइस जो है वो सस्टेन कर रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स फॉर आई थिंक आईटी सेक्टर। अच्छी अगर आप देखें रिवर्सल है। मेरी स्क्रीन पे अगर आप देखें इस वक्त आईटी जो है वो शेयर डोमिनेट करता, मतलब टीसीएस जो है डोमिनेट करता हुआ, जिसे कहते हैं ना एकला चलो आईटी में, अकेला चलता हुआ और अपनी स्ट्रेंथ पर आगे बढ़ता हुआ शेयर। बिल्कुल अकेला चलो रे। और टीसीएस और टेक महिंद्रा थोड़ा इन ग्रीन कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं और 4 का चौका के लिए हम चलेंगे सस्ता ऑप्शन मानस जी से और रचना जी से हम लेंगे एफएनओ सुपरस्टार। साथ ही चार्ट का चमत्कार के लिए प्रकाश गाबा सर हैं और मिड कैप फंडा अमरीश बलिगा जी से लेंगे। बताइए सस्ता ऑप्शन मानस जी क्या पिक कर रहे हैं?
देखिए पीएनबी हाउसिंग पे मेरा ध्यान है। अगर आप देखें चार्ट तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया इस कंसोलिडेशन जोन के। तो पीएनबी के 960 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 10 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, 6 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। पीएनबी हाउसिंग मनोज जी की कॉल रही, रचना जी के पास चलते हैं। फिर सुपरस्टार के लिए रचना जी क्या पिक करेंगे आप? हम प्रेस्टीज को बाय करेंगे फ्यूचर्स पे, जो कि 1625 पे करीब ट्रेड कर रहा है। हम इसमें ऐसे लगेंगे 1615 पे 10 रुपीज का, एंड फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ मंडे तक का हम यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं 1645 एंड 1655। ओके, प्रेस्टीज एफएनओ सुपरस्टार के लिए ये पिक होगी रचना जी की। चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर कौन सा स्टॉक्स रहेंगे? ध्यान तो है नेस्ले पे श्रेया, और ट्रेड कर 1261 पर नेस्ले, स्टॉप लगाएंगे करीब 1257 का, करीब 4 रुपए का, टारगेट 1270। ओके, नेस्ले इंडिया 1261 पे आप बाय कर रहे हैं। अमरीश, आपकी मिड कैप फंडा कॉल? मिड कैप फंडा है रूट मोबाइल, जो बिल्ड करता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जो बिजनेसेस को हेल्प करते हैं इन कस्टमर कम्युनिकेशन और लार्ज स्केल। इनका कोर ऑफरिंग है एक ओमनी चैनल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो सपोर्ट करता है एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग, ईमेल, रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज फुली इंटीग्रेटेड विद मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम। ग्लोबल ऑपरेशंस हैं इनके अक्रॉस 20+ लोकेशंस, 20+ डेटा सेंटर्स हैं, 6 शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर्स हैं, मेनली एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में है, और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है इनका। और जो न्यू जनरेशन जो प्रोडक्ट्स इनके बने हैं उससे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं काफी, और मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं इन द रीसेंट क्वार्टर्स। और कैश जनरेशन एक कोर स्ट्रेंथ है कंपनी का। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कन्वर्जन करीब 82% ऑफ एबिटा है। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट इनफैक्ट लॉस दिखाया था बिकॉज ऑफ एन एक्सेप्शनल आइटम। आई थिंक Q3 नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY27 करीब 59 का है, और मेरा यहाँ पे टारगेट प्राइस बनता है 885 का। रूट मोबाइल, अमरीश जी को ये पसंद आ रहा है, 885 तक के टारगेट देख रहे हैं, तो ये काउंटर रखे रडार पर। 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने सुझाया पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर आपको 960 की कॉल लेनी है, टारगेट प्राइस 20 का है, स्टॉप लॉस 6 का मेंटेन करें। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी को पसंद आ रहा है प्रेस्टीज, यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है, और करीब 1655 तक के टारगेट देख रही हैं वो, 1610 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। गाबा सर एफएमसीजी पैक से नेस्ले पर दाव लगा रहे हैं, 1270 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1257 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अमरीश जी ने अभी रूट मोबाइल चुना है, ये पर्टिकुलर काउंटर उनको पसंद आ रहा है। लेकिन गाबा सर नेस्ले इंडिया जहाँ पर आधा फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है, रैडिको एक बार देखेंगे चार्ट, रैडिको खैतान 1% अप 3300 के लेवल पर, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए रेडिको ने एक बाय सिग्नल तो दिया है परसों, और आज और कल में एक पॉज में था, तो अपमूव तो ऑन, उसके लिए स्टॉप डीप चाहिए। अब ट्रेड करें 3297 पर रेडिको, स्टॉप लगाएंगे 3250, करीब 50 रुपए का स्टॉप है। तो मेरे ख्याल से टारगेट 3400 के हैं, लेकिन स्लो चल सकता है, लेकिन पॉज मोड पर है, बाई जोन पर है रेडिको। ओके, बाई जोन पर भी रेडिको नजर आ रहा है, तो ये भी काउंटर आप रख ले रडार पर। चलिए अब आईपीओज की बात करते हैं, और आईपीओज मार्केट के लिए ये साल काफ़ी एक्शन भरा रहा है। कहीं नरमी तो कहीं गर्मी हमें देखने को मिली, और नामी गिरामी कंपनियों ने बाजार में डेब्यू किया। 2025 में कुल 106 आईपीओ आए, जिनमें कुछ ने मालामाल किया तो कुछ ने जाहिर तौर पर बेहाल किया है। और आईपीओ मार्केट का पूरा लेखा जोखा तस्वीर समझाने के लिए मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी फिर से मौजूद हैं। आशीष, बताइए आईपीओ की तस्वीर कैसे रही 2025 की? देखिए प्राइमरी मार्केट्स में इस साल कंपैरेटिवली आपको ज्यादा एक्शन नजर आया, बहुत सारे आईपीओज आपको देखने को मिले। इंटरेस्टिंग डेटा है, टोटल आप देखें तो लगभग 106 के करीब आईपीओज यहाँ पर आए हैं, और 51 आईपीओ ऐसे यहाँ पर देखने को मिले जिनमें लिस्टिंग गेन आपको 5% से ज़्यादा का देखने को मिला। और इनमें से देखें तो अर्बन कंपनी एक ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले। इसके बाद आदित्य इन्फोटेक है, ये विस्तार से आपको मैं लिस्ट भी बताऊंगा। लेकिन ग्लॉटिस इसमें सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला। ओम फ्रेट है, यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिली। और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इशू प्राइस के मुकाबले अगर आप कभी कंपेयर देखें तो रिटर्न ज़बरदस्त दिया है, कुछ बड़े वेल्थ डिस्ट्रक्टर साबित हुए हैं। अब पूरा स्नैपशॉट एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें आप देखें तो 103 आईपीओ देखने को मिले। अब तकरीबन क्योंकि थोड़े दिन बचे हैं साल खत्म होने के लिए, तो 3 और है पाइपलाइन में। लिस्टिंग गेन आपको देखने को मिले 51 में, लिस्टिंग दिन के लॉस देखने को मिला 49 में, यानी 50-50 की ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा माइन्यूटली फेवर लिस्टिंग गेन में देखने को मिला।
अब इशू प्राइस के मुकाबले अभी देखें तो 66 स्टॉक्स ऐसे हैं 103 में जहां पर आपका पैसा बन गया है, 34 ऐसे हैं जिनमें बड़ा नुकसान यहां पर निवेशकों को देखने को मिला। कुछ साल की सबसे बेहतरीन लिस्टिंग है, इनको तो रिविजिट करना एक बार बनता है। अर्बन कंपनी बहुत हाइप था, बढ़िया आईपीओ, अच्छी कंपनी, और इसी के चलते आप देखें तो 62% की लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले। आदित्य इन्फोटेक 61% है, मीशो 53%, इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वाड्रेंट फ्यूचर 53% और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी अभी हम बात भी कर रहे थे, 48% के जबरदस्त गेन्स यहां पर बनते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरफ पैसा बना, मैंने बताया ना कि 50-50 की पॉसिबिलिटी थी। तो अब देखिए ग्लॉटिस 35% यहाँ पर लिस्टिंग डे पर नुकसान देखने को मिला। ओम फ्रेट है, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स है, एआरएस इंफ्रा सोल्यूशन और जारो इंस्टीट्यूट, इन्होंने निवेशकों का लिस्टिंग के दिन पर करा दिया नुकसान। लेकिन ये साल ऐसा भी रहा कि पता चला कि डीआईएस के पास कितना पैसा है, रिटेल निवेशकों के पास कितना पैसा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इशू साइज वाले और इतना अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। टाटा कैपिटल देखिए 15,512 करोड़ का इशू, एचडीबी फाइनेंस 12,500 करोड़, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 11,600 करोड़, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी 10,603 करोड़ और हेक्सावेयर टेक 8,750 करोड़। ये तो सिर्फ बड़े बड़े बताएं। आप देखिए कि ऑलमोस्ट 1.35 लाख करोड़ के आसपास जो है इन्होंने यहाँ पर फंड रेजिंग की हुई है। अब सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन नजर आए, इनमें एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है 256 टाइम्स, इंडो फार्म इक्विपमेंट्स करीब 160 टाइम, डेंटा वाटर 154 टाइम, स्टालियन इंडिया 131 टाइम और स्टैंडर्ड ग्लास 130 गुना जो है आईपीओ बढ़ा। यानी जबरदस्त मांग देखने को मिली। इतने सारे इशू, इतने बड़े इशू होने के बाद भी निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ओके, तो ये पूरी प्राइमरी मार्केट की तस्वीर समझाई आशीष चतुर्वेदी ने। आशीष, शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अमरीश जी, मेरा सवाल अर्बन कंपनी को लेकर है, जैसे कि आशीष मेंशन भी कर रहे थे। ओके, कोई बात नहीं, चार्ट चेक हम लेते हैं। हालांकि डेटा काफ़ी कम होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ गाबा सर, क्योंकि कम डेटाज में आप ही बता सकते हैं हमें कि अर्बन कंपनी में क्या अभी व्यू बन रहा है। अब ये बताइए कि इन लेवल्स पर क्या जो फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं हाथ लगाएं, या फिर अभी अर्बन कंपनी नो है? देखिए, स्ट्रिक्टली देखा जाए तो टेक्निकली अब तक वीक है। जब लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के नीचे करा, जिसने भी लिस्टिंग के बाद खरीदा आज बेचारे दुखी है, ट्राइंग टू रिकवर, तो अपमूव थोड़ा स्ट्रेंज रहेगा। लेकिन करीब हम 2 हफ्ते से एक लो लेवल पे एक सपोर्ट देख रहे हैं। लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लगाना बहुत 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 जरूरी है, और वो होगा करीब 121 का। जाएगा तो यहां से जा सकता है, लेकिन 121 का स्टॉप लगाना चाहिए। टूटा तो इमीडिएटली एग्जिट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। फिर नेक्स्ट स्टॉप रहेगा फिर 100 के आसपास। तो एक एग्रेसिव कॉल है, लेने लायक है। 138 140 के लिए ट्रेडिंग बैंड बनता है अर्बन कंपनी। ओके, अर्बन कंपनी पे फिलहाल ये व्यू हो गया। टेक्निकली अभी भी थोड़ा वीक नजर आ रहा है, हालांकि डेटास कम है, फिर भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मार्केट आउटलुक 2026 पर हम बात करेंगे सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम से। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। देखिए, हम बात करेंगे 2026 के आउटलुक की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं 2026 में कहाँ पैसे बन सकते हैं। इनफैक्ट 2026 कैसा रह सकता है ओवरऑल। तो मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है, 2026 में मिड कैप और लार्ज कैप पर दाव लगाने की सलाह दी है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, एक बार डिटेल में कंचन से समझते हैं। कंचन, बताइए क्या पिक्स हैं मोतीलाल ओसवाल के? जी डेफिनेटली, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2025 की। जैसे हमने देखा ही था कि थोड़ा सा पस्त माहौल हमें साल 2025 में देखने को मिला है, लेकिन ऐसा होता हुआ 2026 में हमें नहीं देगा, ये कहना है मोतीलाल ओसवाल का। वो इस टाइम पे कह रहे हैं कि जो लार्ज कैप शेयर्स हैं उनके जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इस टाइम पे भी दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अपने फेवरेबल साइड में है। अर्निंग ग्रोथ में देखिए 2026 के साथ साथ जो अर्निंग्स है उसकी भी शुरुआत होने वाली है 9 जनवरी अप्रॉक्स से, तो वहां पे भी एक स्टेबिलिटी हमें आती हुई दिखाई देगी। जो नंबर्स हैं वो हमें स्टेबल साइड में दिखाई देंगे। और इनफैक्ट बात करें साल 2025 की तो 2026 काफी ज्यादा सॉलिड हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे रिकवरी की संभावनाएं जताई जा रही है। बट एक कंसर्न यहाँ पे अभी भी बना हुआ है, वो कंसर्न है स्मॉल कैप का। हमने देखा था कि इस साल स्मॉल कैप की जम के पिटाई हुई है और अगले साल भी यही अनुमान लगाया जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है कि
इस टाइम पे आप स्मॉल कैप से दूरी बनाए रखें साल 2026 में। अर्निंग ग्रोथ अगर सेक्टर वाइज देखी जाए तो मिड कैप में करीब करीब 3% की, और वहीं बात करें लार्ज कैप की तो 2% की यहाँ पे देखने को मिली है। अब इसके पीछे के ट्रिगर क्या है, जो ये बढ़ोतरी आएगी वो आएगी आखिरकार क्यों? सबसे पहले जो मॉनेटरी और फिस्कल सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ रही है। एफआईएस की जो खरीदारी है वो भी लौटती हुई दिखाई दे सकती है, और जो रुपये डॉलर में है अभी इस टाइम पे असमंजस चल रही है वो भी स्टेबल साइड में जा सकती है। डायरेक्टली आते हैं कि सेक्टर कौन से इस टाइम पे आपको फोकस में रखते हैं जहां पे आपको सुधार देखने को मिल सकता है। बुलिश है मोतीलाल ओसवाल, तो फाइनेंशियल सेक्टर यहां पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ऑटो, कैपिटल गुड, आईटी सर्विस और टेलीकॉम। अब बात कर ले अगर किन सेक्टर से आपको खासा दूरी बना के रखनी है, तो सबसे पहला नाम आता है एनर्जी। मेटल का भी नाम इसमें आता है, जो दमदार रैली हमने 2025 में देखी है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूटिलिटीज और स्टेपल से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। अब बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की, तो उस टाइम पे बात कर ले कहाँ पे मोतीलाल ओसवाल बुलिश है। लार्ज कैप की बात करें तो भारतीय एयरटेल, आईसीसी बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो। अगर बात करें इस टाइम पे मिड कैप की तो देखिए यहाँ पे स्विगी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सुजलॉन एनर्जी, जिंदल स्टेनलेस और कोफोर्ज का नाम सामने आया है। लेकिन आप देखेंगे कि स्मॉल कैप का नाम अभी भी नहीं आया, क्योंकि पहले ही बताया गया था अभी भी स्मॉल कैप से दूरी बनाना काफी जरूरी है। स्मॉल कैप से दूरी बना के रखिए, और इस खास रिपोर्ट में खास उल्लेख इस बात को लेकर किया गया है। लेकिन 2026 को लेकर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। कंचन, शुक्रिया इस पूरी बारीकी से इस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स उसको रखने के लिए स्क्रीन पे। चलिए अब चर्चा का विषय मोड़ते हैं और आउटलुक 2026 पर बातचीत करते हैं। आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ श्री सुनील सुब्रमण्यम, फाउंडर एंड सीईओ सेंस एंड सिंप्लिसिटी के मौजूद हैं इस वक्त। सुनील सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अभी बात कंचन से यही हो रही थी कि 2026 लगता कैसा है। मतलब एक तो 2025 में जुझारूपन था, साइडवेज रहे आप, बड़ी मुश्किल से 26,200 को रीगेन किया, ट्रिगर्स की कमी नहीं थी, उसके बावजूद नहीं चले आप। और ये ना चलना सर इसलिए और खल रहा था क्योंकि जो मनीषा जी का डिपार्टमेंट है ना, गोल्ड सिल्वर, इसने तहलका मचा रखा था, है ना। तो किसी चीज़ के जैसे आप जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना, तो आपको अपनी नाकामियाँ, आपको अपनी विफलताएं जो है वो थोड़ी सी और भारी लगती हैं। क्या लग रहा है सर, ये 2026 के लिए क्या आउटलुक है इक्विटीज़ का आफ्टर दिस ऑलमोस्ट 14 मंथ्स साइडवेज बिहेवियर? देखिए, इस साल बहुत इवेंट फील्ड था। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंडो पाक वॉर बीच था और ट्रम्प का टैरिफ का 50% तक लगाना हमारे ऊपर, ये दो बहुत भयंकर स्थिति थे, और जिसके वजह से एफआई की पुल आउट, उसके साथ रुपये की वीकनिंग हुई। अब अगले साल के बारे में सोचिए, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये रिपीट होगा। ये जिस तरह की चीज, अनदर इंडो पाक वॉर, अनदर इसके ऊपर टैरिफ का और खराब होना, रुपये का और भी वीकन होना बहुत जबरदस्त तरीके से, ये सब मेरे ख्याल में 2025 वाले इवेंट्स थे जो रिपीट नहीं होंगे। और 2026 की बात करें तो मेरा मानना है कि 366 दिन अगर आपके सामने है और आप कहते हैं कि ट्रेड डील नहीं होगा, तो बहुत पेसिमिस्टिक आउटलुक होगा आपका। तो उम्मीद ये लेके जानी चाहिए कि साल में कभी ना कभी एक ट्रेड डील का, एटलीस्ट पार्शियल ट्रेड डील जरूर साइन हो जाएगी, और उसके बेसिस पे आपको आउटलुक को भी बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, फिर इसके बैक में एफआईएस की ना आने की वजह, एक तो वैल्यूएशंस थे और दूसरी चीज थी ट्रेड डील का नहीं साइन करना, क्योंकि यूएस 30% वर्ल्ड की इकोनॉमी का हिस्सा है और उसकी पर कैपिटा इनकम भी $90,000 है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो इंडिया के लिए शायद बंद लग रहा था, इसलिए एफआईएस की एक आउटलुक इंडिया के बारे में थोड़ी नेगेटिव थी। अब अगर मान लीजिए कि इस ट्रेड डील के होने चाहिए 2026 में, तो एफआईएस की वापसी भी होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और जब ऐसी होती है तो मार्केट का आउटलुक में मैं डेफिनेटली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2025 की साल रिपीट होगी। ये 2026 डेफिनेटली बेटर देन 2025 होगी, क्योंकि बहुत से नेगेटिव जो हुए थे वापस रिपीट नहीं होंगे और कुछ पॉजिटिव आने की संभावना है। तो उस हिसाब से देखें तो आउटलुक बनाने में दो चीज आपको सामने रखनी चाहिए कि जहां पे बहुत अंडर परफॉर्मेंस हुआ 2025 में, वहीं पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन गई है, क्योंकि सबसे बैड न्यूज वो ऑब्जॉर्व करके बहुत गिर गए हैं, और आने वाले साल में
क्योंकि ट्रेड डील साइन होगा तो फर्स्ट थिंग पॉजिटिव है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए। तो पूरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए मैं कहूंगा कि एक स्टैगर्ड तौर से आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर से खरीदारी करनी चाहिए, और उसमें टैरिफ के इम्पैक्ट नहीं होंगे वो सेक्टर है आईटी और फार्मा, और टैरिफ के इम्पैक्टेड सेक्टर्स होंगे आपको लेदर, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स और ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स। तो मेरा मानना है कि एक 40-60 पोर्टफोलियो ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर आप स्टैगर्ड तरीके से, डाइवर्सिफाइड तरीके से इन सेक्टर्स में आप बनाएंगे तो आपको साल के एंड तक, ये जब भी होती है, टाइमिंग कहना मुश्किल है कि अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में, वो पता नहीं, मगर साल के एंड तक आप टिके रहेंगे इस पोर्टफोलियो से तो जरूर आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेनिफिट आपको मिलेगा। सेकेंड बात जो है कि गवर्नमेंट की जो भी काम फिजिकल तौर पर एक इनकम टैक्स कट और एक जीएसटी कट, आरबीआई की लिक्विडिटी प्लस रेट कट की, इनका पूरा इम्पैक्ट इस साल नहीं देख पाए क्योंकि स्टैगर्ड तरीके से हुआ था। सितंबर 22 को जीएसटी कट आई थी, आरबीआई ने भी रेट कट और लिक्विडिटी कंटिन्यू किया था, तो इसका और फेस्टिवल सीजन भी आफ्टर दिस शुरू हुआ था। तो अगले साल कंजम्पशन के सेक्टर में आपको पूरा इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अब के लिए खाली ऑटो में दिखा है, आपको कंज्यूमर के अदर सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं या रियल एस्टेट होते हैं, वहां पे भी नहीं दिखा। तो सेकंड चीज जो मैं मानता हूं कि जरूर अगले साल होगा कि एक ब्रॉडर कंजम्पशन, क्योंकि एक है ऑटो में भी आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आपको एक डिप्रिसिएशन के कारण ऑटो की सेल्स में कई बढ़त, फिर समर जैसे आएगा आपको कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, इनकी सेल्स बढ़ेगी क्योंकि जीएसटी कट का इम्पैक्ट तभी उधर का असर दिखेगा। और थ्रू द ईयर आपको रियल एस्टेट का रिकवरी भी दिखेगा क्योंकि अल्टीमेटली रेट कट और जीएसटी कट, क्योंकि सीमेंट, स्टील, उसमें भी जीएसटी कट हुआ है। आपको एक सप्लाई की कमी थी कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट्स बिल्डर्स ने लॉन्च नहीं किए, सभी महंगी घर और महंगी जैसे विलास को ही बना रहे थे। अब वो इस रेट कट को देकर सप्लाई उसमें शुरू होगा और लोगों की खरीदने की इच्छा भी बढ़ेगी। तो बाय द सेकेंड हाफ मैं रियलिटी में भी एक बेनिफिट देख रहा हूँ। तो ब्रॉडर कंजम्पशन, और इसमें एफएमसीजी सब में लास्ट नंबर में है बिकॉज वहां पे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस का डिपेंड होता है, और दूसरा जीएसटी का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी को छोड़कर जहां पे एक फ्लैटिश होगा, बाकी के कंजम्पशन की स्टोरी जो ब्रॉडर कंजम्पशन है उसमें मेरे को पॉजिटिविटी दिख रही है। तो वो भी एक सेक्टर है जहां पे आप धीरे धीरे एलोकेशन कर सकते हैं। ऑटो क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, उसका एलोकेशन थोड़ा कम रखिए। तीसरी बात होगी कि मार्जिन्स का इम्पैक्ट अभी हमें अर्निंग सीजन से पता लगेगा इस कंजम्पशन ऑटो वाली स्टोरी में, मगर देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जरूर बढ़ेगी क्योंकि सेल्स बढ़ती है, रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़ेगी, ईपीएस की बात अलग है। तो इस सेल्स की बढ़त के कारण मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बढ़ने से मेरे को सेकेंड हाफ में जरूर प्राइवेट कैपेक्स का एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल, और अगर बजट में पीएलआई और उसको कुछ भी थोड़ी बूस्ट दिया तो प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल दिख रही है। तो मुझे इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और ये सेगमेंट भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब चीज मैं भी कह रहा हूँ, एक आउटलुक रख रहा हूँ कि अल्टीमेटली ट्रेड डील साइन होगी, ये बात आपको याद रखने की है। तो इसलिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ। मैंने अभी भी सुना जो मोतीलाल ओसवाल के कह रहे थे, और मेरा मानना है कि स्मॉल कैप में रिकवरी हो सकती है, मगर वो डाइवर्सिफाइड तरीके से करना, बिकॉज स्टॉक पिकिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में जरूर आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि इस साल की जो खराब परफॉर्मेंस 2025 की रही, उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस स्मॉल कैप सेगमेंट में भी आपको अगले साल मिलेगा, बिकॉज इतना गिरावट जो हो चुका है उधर, तो डेफिनेटली एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और जैसे अर्निंग सीजन आगे बढ़ती है, आपको फंड मैनेजर्स अच्छे अच्छे स्टॉक्स सेक्टर्स में चुनने लगेंगे, और स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल स्मॉल कैप स्टॉक्स का तो बात मैं मानता हूं कि रिकवरी कहीं पे होगी, पोलराइज्ड होगी। तो ये एक और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि याद रखना है। और आपने जिक्र किया गोल्ड और सिल्वर की बात, अब गोल्ड और सिल्वर अगले साल भी अच्छे करेंगे, बट मे बी नॉट एज मच कि इतना 50, 60, 100, 150% की रिटर्न नहीं, बट डबल डिजिट रिटर्न वहां पे भी आएगा। तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखना अच्छा हो। डाइवर्सिफाइड अप्रोच। सुनील जी, गुड आफ्टरनून। इतने ब्यूटीफुली आपने आंसर किया, और जो जो मेरे जहन में प्रश्न उठ रहे थे, जैसे मैं सुन रही थी आपके आंसर, सभी के जवाब आप देते जा रहे थे सर। लेकिन दो स्पेसेस आपने टच नहीं किया अपने पहले उत्तर में, दैट इज कैपिटल मार्केट स्पेस और डिफेंस मार्केट स्पेस। आपने कहा कि जिस जिस स्पेस ने अंडर परफॉर्म किया है 2025 में, 2026 बेहतर हो सकता है, लेकिन कैपिटल और डिफेंस ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं 2025 में भी। अब सवाल सर मेरा आपसे ये कि क्या 2026 इन दोनों स्पेसेस के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कई सारे अब निवेशकों के पोर्टफोलियो में एक बड़ी जगह बनाई है दोनों स्पेस ने। तो मैं कहूंगा कि इस साल के आउटलुक से ना देखें इनको, क्योंकि रैली हो चुकी है और पेनिट्रेशन
बढ़ रही है कैपिटल मार्केट्स के लिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, तो उनके नंबर्स अच्छे रहेंगे। बट थोड़ा बहुत मेरे को ये उनकी अच्छी जो एक फ्यूचर है वो दाम में दिखती है, तो मेरे लिए वो एक सेफ्टी पोर्टफोलियो में बनेंगे, लॉन्ग टर्म तौर पर आपको रखना चाहिए। बट क्या इसी साल में वो थोड़ा भयंकर आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे? मुझे कंपीटिंग सेक्टर्स जो है वो ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक स्टेडीनेस में देख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो। तो आपको जल्दबाजी करके बेचने की जरूरत नहीं है, मगर टिक के रहिए, बट एक लॉन्ग टर्म आउटलुक रख के रहिए, क्योंकि ये दोनों अच्छी परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, उनपे डेफिनेटली आउटलुक अच्छी है। अगर 3 साल 5 की आउटलुक देखो, म्यूचुअल फंड और इक्विटी का पेनिट्रेशन और उधर डिफेंस की भी, एक्सपोर्ट्स और मॉडर्न न्यू एज डिफेंस की आउटलुक भी अच्छी लग रही है। तो मेरा मानना है कि अब थोड़ी दाम में ऑलरेडी है ये फ्यूचर, तो टिके रहिए, बट ज्यादा अलोकेशन आप कीजिए जहां पे बहुत अंडर परफॉर्म रहा है, जिसे मैंने अभी पॉइंट आउट किया था। अच्छा सर, ये अगर आप साल को देखें 2025 को, आई मीन ये रेट कट्स वर्ल्ड वाइड हुए, भारत में हुए, जीएसटी रेट घटा और इनकम टैक्स घटा, उसका ऐसे मोर और लेस अगर आप देखें रेट घटने का और अर्निंग्स का Q2 में अच्छा होने का एक इम्पैक्ट और नज़र आया हमें। Q2 के साथ साथ फर्स्ट हाफ का जो हमारा प्राइवेट केपेक्स की फिगर थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और उसमें वर्सेस लास्ट ईयर एक सब्सटेंशियल जंप था। वो क्या आपको थोड़ा सा कैपिटल गुड्स की तरफ झुकाव आपका रहेगा क्या CY 26 में? यस, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना कि ये ऑटो में जो सेल्स की अच्छी नंबर्स आई है, ये सब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देश में बढ़ा रही है। तो जब वो हम 75-76% में बहुत दिन साल से टिके हुए हैं, तो ये 80 पार करेगा तो प्राइवेट कैपेक्स के लिए एक अच्छा बूस्ट आएगा। और इसलिए गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि PSU बैंक्स के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस का बहुत अप्रूवल दिया, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फाइनेंस करने की उनकी अनुमति दी, फिर लोन अगेंस्ट शेयर्स का भी उन्होंने लिमिट बढ़ा दिया, और उसके बाद देखिए कि प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए खासकर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए है, और बजट में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि शायद ये बड़े बैंक के मर्जर भी अनाउंस करेंगे। ये सब एक कैपेक्स फाइनेंसिंग के लिए रोड क्रिएट कर रहे हैं, और मेरा जरूर एक सोच है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस 2026 में आपको प्राइवेट कैपेक्स की रिवाइवल बहुत तेजी से दिखने लगेगी, और उसी लिए उसको पहले से ही खरीदना उचित होगा। ओके, ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी तरीके से आज आपने हमारे सवालों के जवाब दिए पूरी डिटेल में, और CNBC आवाज़ की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन हो। थैंक यू, आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं नई वर्ष की। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। जस्का 10 38 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 125 अंक नीचे, ब्रॉडर मार्केट्स भी थोड़े फ्लैट। कल ऑफ यानी छुट्टी है, बाजार बंद रहेंगे, और फ्राइडे के दिन हम वापस लौटेंगे। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में, क्लोजिंग क्या कह रहा है सर? देखिए श्रेया, मेरे ख्याल से कल का दिन सब मुक्त होकर, देखिए ग्लोबल मार्केट शट रहेंगे, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स आर शट। आप अकेला ऐसा कोई ग्लोबली ऐसा इवेंट नहीं हो रहा है जो आपको मेरे ख्याल से फ्राइडे को 150 पॉइंट अप का गैप अप दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं कह रहा था ना कल की 50% प्रॉफिट बुक करिए, चुपचाप बैठिए, अभी न थ्रेशहोल्ड पार हुआ न बेस 1 वायलेट हुआ, कुछ करने की जरूरत नहीं, गो न्यूट्रल। क्योंकि एक बात तय है श्रेया कि ये जो 26247 से लेकर 26325 ये करीब 75 पॉइंट जो है ना, ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। एंड हु विल टेक लीडरशिप, निफ्टी बैंक और निफ्टी IT टू, आई मीन उस 75 पॉइंट को क्रॉस करने का, ये अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली हावी हैं, और अभी TCS ने मात्र एक पुल बैक लिया है, हल्का सा टेक महिंद्रा ने पुल बैक लिया है, लेकिन IT ने लेटर हाफ में कोई सब्सटेंशियल रिवर्सल नहीं दिया। तो मैं इसलिए कहूँगा गो न्यूट्रल। हमने कल तक भी, आज भी इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप देखें सुबह सुबह डिप को बाय करवाया था, ठीक है, बट पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो ठीक है, बट बहुत एग्रेशन इस प्राइस को मत दिखाइए। लेट 26247 क्रॉस्ड, जब वो क्रॉस हो जाए, बैंक निफ्टी पे 59,550 क्रॉस हो जाए, तब एक प्रोस्पेक्टिव हायर साइड पे और बाय का बनाएंगे। अदरवाइज इस प्राइस पे कंप्लीटली गो न्यूट्रल श्रेया। बिल्कुल, तो फिलहाल न्यूट्रल की सलाह है, यहाँ पर न्यूट्रल जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हमने समझ ली, लेकिन अब समझते हैं कि डीलर्स किन स्टॉक्स पर बेट लगा रही है। जी
स्टूडियोज में मौजूद हैं। तो जी बताएं डीलर्स कौन से स्टॉक चूज कर रहे हैं आज के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, दो स्टॉक जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है वोल्टास। यहाँ काफ़ी अच्छी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है, अगले सीरीज में खरीदारी भी देखने को मिल रही है। और अगर हम वोल्टास की बात करें तो डीलर्स यहाँ BTST की स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं 1420-1430 तक के टारगेट्स के लिए, और काफ़ी सारे HNIs आज यहाँ खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक, यहाँ भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के चलते डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ 155-160 के लेवल्स जनवरी सीरीज में आने चाहिए। तो ये भी एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स सिलेक्टिवली बाइंग करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, वोल्टास और कैनरा बैंक जहाँ पे डीलर्स अभी फिलहाल BTST के ट्रेड दे रहे हैं। चलिए, ये दो काउंटर्स रहेगा रडार पर, लेकिन हमारे पैनल क्या पिक करें वो समझ लेते हैं। चंदन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, बताइए क्या चूज करेंगे फ्राइडे के लिए? बिल्कुल, देखिए मार्केट में मेटल, माइनिंग और गोल्ड सिल्वर रिलेटेड काउंटर में चाल है, तो मैं बिल्कुल हिंदुस्तान कॉपर की तरफ जाऊंगा। काफी चला है बट अभी भी मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। पिछले काफी दिनों से हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर हम रिकमेंड कर रहे हैं, अभी भी इसी काउंटर पे पॉजिटिव रहेगा। 426 के सपोर्ट से 452 तक के टारगेट हिंदुस्तान कॉपर में बनने चाहिए। ओके, हिंदुस्तान कॉपर ये आपका पहला ट्रेड है। माना साहब क्या कैरी करेंगे? देखिए, IFL को लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो IFL के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 590 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 620 के टारगेट सेट करेंगे। मानस जी को पसंद आ रहा है IFL फाइनेंस, यहाँ पे खरीदारी की राय। कविता जी क्या कैरी करेंगे फ्राइडे के लिए? श्रेया, लिटिल पोजिशनल व्यू होगा। चंबल फर्टिलाइजर काफी अच्छा सेटअप लिए हुए है, अपने 50 EMA से ऊपर निकला है। इसका 100 EMA प्लेस्ड है somehow around 490 के लेवल पर। एज अ पोजिशनल 490, 510 के टारगेट्स बनते हुए दिखते हैं। अंटिल काउंटर 465 के लेवल को मेंटेन किए हुए है, यहाँ आप एक पोजिशनल बेट ले सकते हैं। ओके, चंबल फर्टिलाइजर आपका बाय कॉल है। रचना जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगी? जी, हम जिंदाल स्टील के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके जाएंगे और 1004 का यहाँ पे एसएल लगाएंगे। एंड मेटल में क्लियर सेगमेंटेशन जो चीजें चल रही है, कॉपर एल्यूमिनियम अलग बात है, पर बहुत से काउंटर्स में डाउनसाइड का स्विंग भी लग रहा है, तो दिस इज वन ऑफ देम। तो 990 के टारगेट के लिए इसको प्ले करेंगे ऑन डाउनसाइड विद 1004 एज अ स्टॉप लॉस। ओके, जिंदल स्टील में बिकवाली की राय है रचना जी की तरफ से, ये होगी ट्रेड उनकी। गाबा सर, फ्राइडे के लिए कौन सा स्टॉक? फ्राइडे के लिए आपने कल के छुट्टी लेके आपके मुंह में रौनक आ गई। स्टॉक का नाम है PNB हाउसिंग। 966 पर ट्रेड करें, 10 रुपए का स्टॉक रखें। 956 का टारगेट रहेगा 980। ओके, तो यहाँ पे PNB हाउसिंग आपका ट्रेड है। अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? म्यूट अरुण जी म्यूट है। वीरेन जी सॉरी अगेन। वीरेन जी, आइडियाज की थोड़ी कमी है। IFL मेरे भी रेडार पे था। सेकंड स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल रहेगा। 7110 स्टॉप लॉस के साथ अपोलो हॉस्पिटल को BTST लेके चल सकते हैं। 7265 तक के टारगेट्स कल तक देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है, इसको लेके चलना चाहिए। हॉस्पिटल अरुण जी की पिक हो गई। आई थिंक सारे पिक्स ले लिए हमने और बस एक सेल साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बाई साइड की ट्रेड। अपोलो हॉस्पिटल में अच्छे मूव्स थे। इनफैक्ट एक बार फार्मा इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पर, और मैं कुछ काउंटर्स देख रही थी फार्मा स्पेस से, जहां पर अपोलो हॉस्पिटल है। लॉरस लैब ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, करीब 2.25% की तेजी के साथ लॉरस लैब अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लॉरस लैब पर अरुण कुमार मंत्री जी, आपकी राय क्या होगी? 1085 के लेवल पर इसको एज अ BTST देख सकते हैं क्या? बिल्कुल श्रेया जी, लॉरस लैब और अपोलो हॉस्पिटल दोनों ही हेल्थ केयर स्पेस में अच्छे लगे। इनफैक्ट लॉरस ने ब्रेकआउट 1040 के ऊपर ही दे चुके थे, पर मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। BTST के लिए स्टॉप लॉस लगाए 1072 के आसपास, और 1100 तक के टारगेट्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, लॉरस लैब आपकी स्क्रीन पे 1085 पे। और पता है अरुण जी, जब आपका भी म्यूट गया ना ऑन एयर, और उसके बाद मैंने आपको कहा कि अरुण जी म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, सबसे ज़्यादा मुस्कान जो थी वो कविता जी के चेहरे पे थी उस वक्त, कविता जी और रचना जी के चेहरे पे। मुझे पीछे बता रहा था। तो अभी कभी कभी आपको जब लगे ना तकलीफ हो रही है यार कि म्यूट बटन बहुत दब रहा है, बहुत दब रहा है, एक बार कविता जी से राय लीजिएगा कि कविता जी आपने क्या किया था। सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया कविता जी ने। अरुण कुमार मंत्री जी आ गए हैं।
अब नहीं, कविता जी का हाथ कंपटीशन छोड़ टफ हो रही है। अब 6 महीना से कभी कविता जी ने म्यूट बटन नहीं दिया, कभी नहीं दबाया। बीच में मानस दबा रहे थे, उसके बाद भी अगर आप देखें वो खत्म हो गया। बट अब ये हालिया अगर आप देखें जो ट्रेंड है वो अरुण जी मेंटेन करते हुए। खैर चलिए, ऐसी मैं लाइट नोट पे इस बात को छेड़ रहा था मैं। खैर अब थोड़ा सा क्लोजिंग को एक बार जरा ब्रेथ को देख लेते हैं यहाँ पर। और ब्रेथ आपको थोड़ा सा आज साइडवेज नजर आएगी। आई मीन ए टिपिकल कंसोलिडेशन डे, और मंथली एक्सपायरी से पहले ऑप्शन राइटर्स की मतलब बिहेवियर को ये रिफ्लेक्ट करता है। लुक एट शॉर्ट कवरिंग 43, लुक एट शॉर्ट 54। इक्वली अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग 88 में लॉन्ग अनवाइंडिंग और लॉन्ग 26 में। क्लोजर टू एक्सपायरी, क्लोजर टू अगर आप देखें तो आपके मंथली एक्सपायरी थोड़े से प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए नजर आए। और वो ऐसे स्पेस जहाँ पे पैसा काफ़ी बना था, वो थोड़ा सा जो है ना वो अपने कैश को कन्वर्ट मतलब लॉन्ग्स वहाँ पे जो थे वो अनवाइंड हो रहे थे। दिखाता हूँ आपको। पीएनबी हाउसिंग ऑल टुगेदर न्यू स्क्रिप्ट इन द टावर। ट्रेंड में एक आज लॉन्ग बिल्डअप है। देखिए एक अंतर है, ट्रेंड में पिछले 2 सेशंस में शॉर्ट कवरिंग थी। नाउ ट्रेंड इज अबाउ, मेरे ख्याल से ट्रेंड जो है अब 2% की तेजी के साथ अबाउ 20 है, तो वहाँ पे बाइंग विजिबल है, लॉन्ग विजिबल है। वेदांता, श्रीराम फाइनेंस ऑल टाइम हाई। मुनापुरम फाइनेंस में, आईएफएल में, नुवामा में, भारत डायनेमिक्स में, टीटागढ़ रेल सिस्टम में, रेलवे स्टॉक्स में अभी तक तेजी कायम है। तो ये थी शॉर्ट कवरिंग की वो स्लाइड। बट टू गेट शॉर्टिंग, कहाँ पे शॉर्टिंग हुई? बीएससी पिछले 2 सेशन से कैपिटल मार्केट थीम जो है वो थोड़ा सा अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग झेलती हुई। लुक एट बीएससी, देन एचडीएफसी एएमसी, और उसके सिवा साइंट, मिड कैप आईटी में कमिंस, कैपिटल गुड स्पेस में मैनकाइंड यहाँ पर शॉर्टिंग हुई। एचएफसीएल में कोफोर्ज आई थिंक अब स्केप्टिकल रहेगा, काफ़ी दिन तक स्केप्टिकल रहेगा। आज भी कोफोर्ज को अगर आप लेके आएँ तो सेकेंड टॉप लूज़र, और मैं बहुत खुद अचंभित था कि कैसे अगर आप देखें इसने इस दौर को देखा, और बाजार थोड़ा सा स्केप्टिकल है उस फंड रेस को लेकर। और कोफोर्ज का ये प्राइस बट 2.62% कट, याद रखिएगा इट्स 1736 एंड इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल। तो सडनली एक आईटी की, मिड कैप आईटी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट अपने 200 डे को विजिट कर रही है। बंधन बैंक वीकेस्ट इन द बैंकिंग स्पेस, आईएक्स और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट को लेके आइएगा, ये भी आज क्रैक हुआ। बहुत डिफरेंस है आई मीन कोफोर्ज और परसिस्टेंट के सिस्टम में, न्यूज़ फ्लो में। बट मानस परसिस्टेंट पर आपका टेक क्या है? थोड़ा सा लिक्विडेट हुआ है, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट अभी भी 20 डे में होल्ड, मतलब जिसके पास लॉन्ग है, मतलब कोई साइंस ऑफ मतलब वीकनेस है कि यहाँ पे परसिस्टेंट में? देखिए मुश्किल हो रहा है स्टॉक को 6500 के ऊपर सस्टेन होने में। आज ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे गया है, तो मेरे ख्याल से अभी भी कहीं ऐसा कोई बड़ा रिवर्सल का साइन नहीं है। जब तक 6200 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम पे फिलहाल ये व्यू हो गया, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। हालांकि 2% गिरावट के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। वैसे वीरेंद्र जी, आपका फेवरेट फूड क्या है? खाने में क्या पसंद है आपको? श्रेया थे तो बिरयानी, लेकिन अब छोड़ दिया मैंने। बिरयानी छोड़ दी? बिरयानी थी, हाँ, मोर और लेस मैंने छोड़ दिया। लेकिन डेटा बताते सर, मैं आपको स्विगी की रिपोर्ट आई है और इंडिया में फूड ट्रेंड्स वैसा का जस का तस, ये 10 साल से बिरयानी मोस्ट ऑर्डर्ड फूड है। और इस बार भी रिपोर्ट में बिरयानी ने अपनी जगह बनाई। 9.3 करोड़ ऑर्डर हुए हैं और 194 बिरयानी ऑर्डर्स पर मिनट, हर एक मिनट पे 194 बिरयानी ऑर्डर, यानी कि 3.25 बिरयानी पर सेकंड ऑर्डर हुए हैं। मेरा भी कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब इवन आई लव बिरयानीज। उर्मी चड्ढा जी को भी पसंद है बिरयानी। और ये तो तब हाल है श्रेया जब आप इसमें अगर आप देखें वो चीज़ काउंट नहीं हो रही है जो आपके गली मोहल्लों में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, जो आपके घर के पास की जो सबसे बड़ा स्ट्रीट होती है वहाँ पे जो बिरयानी मिलती है। नोएडा में तो उसे बोलते हैं मुरादाबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, है ना। अभी वो इसमें नहीं है। मोमो ने भी लिस्ट में जगह बनाई। मोमोज तो है ही क्या, एंड स्पेशली दिल्ली एनसीआर, है ना। और लेकिन हाँ, बिरयानी सबकी प्यारी होती है, और वो अभी भी, पिछले साल भी यही था। और मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूड्स ने जब बिरयानी लॉन्च की थी ना, जुबिलेंट फूड्स ने मेरे ख्याल से 2021 में लॉन्च की थी बिरयानी, गुड़गांव से स्टार्ट की थी वहाँ के अपने आई थिंक आउटलेट से। उन्होंने भी इस ट्रेंड को देखते हुए बिरयानी, इनफैक्ट सर केएफसी की भी बिरयानी काफी पॉपुलर है। ये ट्रेंड जिस तरीके से बिरयानी लवर्स की तादाद बढ़ते जा रहे हैं, तो केएफसी का भी बिरयानी पता होगा। हाँ, केएफसी में भी है बिरयानी। हालांकि वो बिरयानी वाली बात नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, वो केएफसी में वो है, वो एक वो बिरयानी बकेट कह सकते हैं आप। चावल और नहीं सब बिरयानी भी है, आप देखना एक बार, इसमें बिरयानी है। गाबा सर, क्या पसंद है आपको खाने में? कुछ भी खा लेता हूँ, सिंपल हो लेकिन वो
दाल मतलब ये क्या बोलते हैं, लोकल स्टफ इज द बेस्ट। वो हाई फंडा हो, पिस्ता क्या पास्ता वास्ता अच्छा नहीं लगता मुझे। सिंपल लोकल स्टफ, इंडियन फूड। ये मिठाई भी इंडियन जनाब जो है चलेगी, केक पे नहीं चलता मुझे, प्लम केक वो श्रेया केक निपटाने के बाद आदमी उपदेश ऐसा ही देता है। केक निपटा दिया इन्होंने रात को, प्लम फिर कह रहे लोकल फूड। पकड़ेगा यहाँ पे पकड़ेगा सर, आप यहाँ पे पकड़ेगा वो खत्म हो गया कल ना। गाजर का हलवा हो, रबड़ी हो। अब आया ना निकल के सत्य वहां पर, है ना। कविता जी जहां से है ना श्रेया, वो है खाने का गढ़। मेरे ख्याल से 3 जगह जो है ना भारत में, एक अमृतसर पहला, मतलब मेरे ख्याल से भारत में सबसे अगर कहीं का अच्छा खाना अच्छा है, दैट्स फर्स्ट वन इज अमृतसर, दूसरा दिल्ली, दूसरे पे आप इंदौर रख सकती हैं या फिर दिल्ली। कविता जी आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड मैं तो वैसे बहुत फूडी हूँ, तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, बट एज ऑफ नाउ सीजनली अगर आप देखें तो न्यू ईयर ईव फिक्स्ड रहता है मेरा। आई यूजुअली मेड यू नो मटर समोसा एंड गाजर का हलवा, तो सर इनवाइटेड है। क्या बोलते हैं कविता जी, वो क्या बोलते हैं, खाओ गली बोलते हैं ना उसे, इंदौर की खाओ गली। हाँ, लेकिन नाउअडेज वो बहुत बदल गई है। अब हाँ, बहुत कम स्ट्रीट पर सराफा में बहुत बंद हो गई है काफी सारी शॉप। 56 भोग भी तो फेमस है। आपको लुत्फ उठाना गैस तो आपको 56 चलना पड़ेगा। 56 भोग मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं गया हूँ एक बार वहाँ पे, और पूरे दिन वो सराफा बजा रहता है, और शाम को जब बंद हो जाती है तो उसके बाद वो खाने की सॉस लगी रहती है। अद्भुत थी, वो भी अद्भुत थी। और जब मैं आ रहा था इंदौर से लौट के, तो जिनके कहने पे मैं इंदौर गया था, वो एयरपोर्ट पे इतनी नमकीन लेके आए थे। मैंने कहा जनाब मुझे अपने पूरे मोहल्ले में नहीं बांटनी है, आप इसमें से आधी घर वापस ले जाओ। तो यही हाल है। और लखनऊ के मानस जी भी कुछ कहना चाहिए। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी वीरेंद्र जी, लखनऊ में गई थी उड़ान इवेंट पर, और मैंने पॉपुलर सारी जगह शर्मा जी की चाय पी मैंने, और वो जो कचौड़ी और वो समोसा वाले, नाम भूल रही हूँ, बहुत ही फेमस था उनका, और जो स्वाद था सर लखनऊ के भी फूड काफी अमेजिंग। एक बार अगली बार आप मानस जी के साथ जाएं और लखनऊ जाएं तो मानस जी के साथ जाएं, और एक उनके फैमिली फ्रेंड भी हैं, और वो एक लखनऊ की बहुत जानी मानी हस्ती भी हैं, और उनकी एक बिरयानी है, वो ट्राई कीजिएगा, जिसे बोलते हैं लल्ला बिरयानी, है ना मानस जी। एक बार एक काम कीजिए, औपचारिक आप भी, है ना, औपचारिक इनवाइट आप भी दे दीजिए, है ना। मैं 5-6 साल से वीडियो देख रहा हूं। बस आपने वीडियो देखा है वीरेंद्र जी, आप आए नहीं, आपने बहुत बार बोला लेकिन आप आए नहीं। मैं आऊँगा डेफिनेटली। मैं क्या करूँ, बस ऐसे मशरूफ रहता हूँ। लेकिन लखनऊ, हाँ, अगला डेस्टिनेशन जो मैंने तय करके रखा हुआ है लखनऊ, और वो खास बिरयानी मानस जी के घर के नज़दीक। बिल्कुल। अब इतनी बात हो गई इटर्नल और स्विगी की, एक बार चार्ट्स भी देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। स्विगी का रखिए चार्ट, स्विगी की रिपोर्ट थी, तो स्विगी देखते हैं क्या कर रहा है। और अब क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे, 3 मिनट्स हैं अभी क्लोजिंग की तरफ। स्विगी, मानस जी आप ही बता दीजिए, स्विगी काफ़ी ऑर्डर्स हुए, लेकिन चार्ट्स पे क्या स्ट्रेंथ नजर आ रही है? वैसे देखिए स्ट्रेंथ तो नहीं है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और जब तक इस कंसोलिडेशन के बाहर नहीं निकलेगा, 420 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू नहीं करेगा, तब तक शायद यहाँ पर कोई फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं 380 के स्टॉप लॉस से, लेकिन एग्रेसिव होकर अगर खरीदारी करनी है तो इंतजार करिए 420 के ऊपर के ब्रेकआउट का। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और चंदन जी हैं क्या? चंदन जी हैं क्या? चंदन जी नाराज हो जाएंगे जरा बोलने का मौका नहीं दिया तो। वो हर बार आते हैं तो वो बीकानेर की कचौड़ी। चंदन जी 30 सेकंड में आप भी बोल लीजिए, फिर खामखा फिर मेरे को बाद में बोलेंगे। बिल्कुल वीरू, संडे को जा रहा हूँ तो मंडे को कचौरी के साथ ही मिलते हैं। आप 10 सेकंड में खत्म कर दिया उन्होंने। कई मंडे निकल गए। वो जो कचौड़ी होती है ना, वो जाती है मुंबई स्टूडियो। दिल्ली कभी नहीं आती है वो। वीरू मैं बीकानेर से दिल्ली और फिर मुंबई आ रहा हूँ। बीकानेर से पहले दिल्ली और फिर मुंबई आ रहा हूँ, तो आप बोलोगे तो दिल्ली स्टूडियो, मुंबई स्टूडियो में तो पक्का आ रहे हो, और आपने चर्चा की है तो श्रेया जी बिल्कुल मंडे को कचौरी के साथ मिलते हैं। वीरू दिल्ली का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट नहीं करके आऊंगी मैं चंदन जी, कचौड़ी के साथ ही दिन की शुरुआत होगी। फिर मैं लेट पूछूंगा, ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लंच या डिनर पे। ठीक है, अद्भुत होता है वो भी, अगर जब बीकानेर से जो लेके आते हैं चंदन जी। देखिए हम एक हाँ वीरू ऐड करना चाहता हूँ, मुझे बीकानेर अवार्ड
से नवाजित किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे इवेंट है और संडे को इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आते टाइम बीकानेर की कचौड़ी और मिठाई आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको इस इवेंट से पहले और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और रहेगा आपकी कचौड़ी का इंतजार। और देखिए ना, क्रिसमस के एक दिन की छुट्टी से पहले हमने आखिरी के 10 मिनट कैसे खाने पीने की बातचीत पर खर्च कर दिया। मुंह में आ रहा है पानी, लेकिन हमको अब आपको बतानी है हमें क्लोजिंग की कहानी। आइए चलते हैं क्लोजिंग की कहानी की तरफ। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 26135, वेल विद इन दैट वेल डिफाइंड ऑप्शन रेंज। इट्स 26138। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 59,135 पे, और एडवांस डिक्लाइन रेशो आज फेवर में था थोड़ा सा। अगर आप देखें बेयर्स के 1700 डिक्लाइंस, और ये देखिए कॉल राइटर्स ने कोई स्कोप नहीं दिया कोई रिवर्सल ट्रेड का। सुबह एक था रिवर्सल ट्रेड, लेकिन उसके बाद नहीं। बाकी अगर आप देखें मिड कैप्स में पेन था, आज 0.65% का रिट्रेसमेंट। आईटी आज सुबह से ही अगर आप देखें तो उस वीज़ा नियमों में जो तब्दीली की गई है उसका एक सेटबैक था आईटी के लिए, और आधा % नीचे रहा। हालांकि याद रखिएगा जो आईटी के लॉसेस थे वो काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड थे। हालांकि स्मॉल कैप में अगर आप देखें आज भी गतिविधियां काफ़ी अच्छी खासी रहीं। अब आते हैं जरा सेक्टर इंडिसेस पे, क्षेत्रीय आधार पर अगर आप इस बाजार को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें किस सेक्टर ने क्या किया, तो आज बैंक्स चले लेकिन चल के फिर फिसले। अपने वेल डिफाइंड ऑप्शन राइटर्स के जोन से निफ्टी बैंक फिसला। फ्रेश सर्विसेज इंडेक्स बैकफुट पे था, लेकिन बहुत बड़ा पेन नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक कुछ एनबीएफसीज बहुत शार्प स्विंग दे रही हैं, स्पेशली गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आधा % नीचे। डिफेंस स्पेस आज स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था, और एक स्पेस रियल्टी, ये आपका रियल्टी आज एक रिवर्सल था छोटा सा यहाँ पे, और मेटल्स इस बाजार की एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट थी। हालांकि क्योंकि कुछ स्टॉक्स बैकफुट पे थे तो वो इम्पैक्ट नजर आया। बाकी आईटी आज बैकफुट पे था। ऑटो अगर आप देखें तो आज बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस थे। ऑयल गैस स्पेस में आज थोड़े से लॉसेस थे, और एक फार्मा में करीब आधा % का लॉस था। एक बार निफ्टी की रूपरेखा देखते हैं टुवर्ड्स क्लोज। आज कहाँ पे वीकनेस थी? इंडिगो, कुछ रिपोर्ट्स और आई थिंक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जिसने इंडिगो को ड्रैग किया आज। याद रखिएगा अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज विप्रो आज बैकफुट पे था, और स्ट्रेंथ थी ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति और बजाज ऑटो। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 26138। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा 59,150, और निफ्टी आईटी फाइनली अगर आप देखें करीब आधा % के लॉसेस के साथ 38,973 पे। तो इसे कहते हैं एक टिपिकल एक्सपायरी डे, मतलब एक्सपायरी मंथ में एक छुट्टी का इम्पैक्ट आपको नजर आया, और इंडेक्स सिमट गया उस दायरे में। तो श्रेया अब यहाँ से मुक्त हो चुकी हैं एक दिन की छुट्टी। श्रेया क्या कार्यक्रम है? कोई कार्यक्रम नहीं है, अब बस मुझे तो स्ट्रेंजर थिंग्स का इंतजार है सर। 26 फरवरी को वो रिलीज होगी इंडिया में, तो मैं तो वो सोच रही हूँ। वो उसका सेकंड पार्ट आया क्या? वो क्या नाम था वो कोंकणा सेन वाली सीरीज जो थी? नहीं, उसका भी इंतजार है सर, वो नहीं आया अभी भी। नहीं है ना, उस सीरीज ने फंसा रखा है, कहीं ना कहीं अटका रखा है। लेकिन आप मत अटकिए, हाँ। और अब भटकिए, क्योंकि भटकने का टाइम आ चुका है। एक दिन की छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी है, जहां मर्जी जाइए क्रिसमस मनाइए। श्रेया बिल्कुल, जहां भी जाइए क्रिसमस मनाइए। इसी के साथ फिर से मुलाकात होगी शुक्रवार को आप सभी के साथ मॉर्निंग पैनल में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।